पूर्वी महाद्वीप 8 चरम सीमा डोमेन। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के पर्वत द्वार के बाहर क्षेत्र में कुछ खेती पवित्र भूमि में से एक। जियांग चुवान सफेद कपड़े पहने, एक तेल कागज छाता पकड़े हुए बारिश में आराम से चल रहा था। इस कलात्मक अवधारणा ने उन्हें और भी अधिक अलौकिक और सुंदर बना दिया, और अपनी सुंदर विशेषताओं के साथ वे स्वर्ग से उतरे एक निर्वासित अमर की तरह दिखते थे। इसी समय दो हटे कट्टे आदमी अचानक पहाड़ से नीचे उतरते दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक भूरे कपड़े पहने युवक था जो चोटिल, सूजा हुआ और रो रहा था। दोनों आदमी जल्दी से जियांग चुवान के पास पहुंचे, फिर भूरे कपड़े वाले युवक को जमीन पर दबा दिया और सम्मानपूर्वक कहा, युवा मास्टर, ये वह व्यक्ति था जिसने गुप्त रूप से आपके बारे में अफवाहें फैलाई थीं। भूरे कपड़े पहने युवक ने गुस्से से जमीन पर संघर्ष करते हुए कहा, मुझे जाने दो। जियांग चुवान, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छा पिता है? ये सुनकर जियांग चुवान नीचे बैठ गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने मेरे बारे में क्या कहा? अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। भूरे कपड़े पहने युवक ने दांत पीसते हुए कहा, मैं कहूंगा। जियांग चुवान, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास एक अच्छा पिता है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास का तापमान हिमांक बिंदु तक गिर गया। यहां तक कि मजबूत शरीर वाले दो हटे कट्टे व्यक्ति भी कांपने से खुद को नहीं रोक सके। जियांग चुवान ने सीधे दूसरे पक्ष की गुस्से भरी आंखों में देखा, फिर अचानक मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत उत्साही। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। जियांग चुवान के चेहरे पर अचानक आए परिवर्तन से भूरे कपड़े पहने युवक और दोनों हटे कट्टे आदमी दंग रह गए। क्या बकवास है, वह ऐसा कैसे कह सकता है? भूरे कपड़े पहने युवक काफी देर तक स्तब्ध रहा, और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके पीछे खड़ा हट्टा कट्टा आदमी उसे हवा में उठा रहा है। तुम थके हुए लग रहे हो। जियांग चुवान, जो किसी समय उठ खड़ा हुआ था, ने हल्के से भूरे कपड़े पहने युवक के सूजे हुए दाहिने गाल को थपथपाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बाद में पहाड़ी रास्ते पर मत चलना, ये युवा मास्टर तुम्हें भेज देगा। ये सुनकर भूरे कपड़े पहने युवक की चोटिल और सूजी हुई आंखें बड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष बहुत उदार था और उसने पहले भी किसी सज्जन व्यक्ति का आकलन उसकी संकीर्ण मानसिकता से किया था? जैसे कि भूरे वस्त्र वाला युवक मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। जियांग चुवान ने आगे कहा, बस उसे नीचे फेंक दो। आह! भूरे कपड़े पहने युवक चीखा और फिर उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। इसके तुरंत बाद एक धमाका हुआ, एकदम सही लैंडिंग। जियांग चुवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर धीरे से मुड़कर चला गया। भूरे वस्त्रधारी युवक की साधना के कारण ये पतन घातक नहीं होगा, लेकिन उसे कम से कम 10 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। अपने संप्रदाय के पर्वतीय द्वार में कदम रखते ही आकाश से गिरने वाली हल्की वर्षा तुरंत गायब हो गई, मानो संप्रदाय के भीतर कोई अदृश्य ढाल थी जिसने वर्षा को रोक दिया था। जियांग चुवान ने अपना तेल कागज का छाता अपनी कियानकुन रिंग में वापस रख लिया, उसके चेहरे से चंचल भाव गायब हो गया। इस समय उनकी अभिव्यक्ति शांत थी तथा उनमें एक गहन विशेषज्ञ की आभा झलक रही थी। लेकिन अपनी अभिव्यक्ति को एक तरफ रखते हुए जियांग चुवान का दिल वास्तव में था पूरी तरह से हैरान। क्या हो रहा है? जियांग चुवान ने धीरे से पूछा। वह एक शो देखते हुए कुछ देर के लिए सो गया था और परिणामस्वरूप उसका देहांत हो गया था। पहले दोनों हटे कट्टे पुरुषों ने खुद को वरिष्ठ भाई नहीं कहा था, क्योंकि वे अभी भी जियांग परिवार के सदस्य थे। साथ ही उनके पिता न केवल कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के अत्यधिक प्रभावशाली ग्रैंड एल्डर थे, बल्कि पूर्वी महाद्वीप में एक प्रमुख और प्रसिद्ध कुलीन परिवार जियांग परिवार के मुखिया भी थे। और जियांग चुवान की वर्तमान पहचान भी कैंग्युआन तलवार संप्रदाय की इस पीढ़ी के वरिष्ठ भाई की थी, जो वास्तव में एक सम्मानित अस्तित्व था। ये शुरुआत। क्या मैं उड़ान भरने वाला हूँ? तो एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में क्या उसके पास भी एक सिस्टम होगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिछले जीवन के वेब उपन्यासों के नायकों के पास था? एक विचार के साथ जियांग चुवान के होंठ थोड़े खुल गए। प्रणाली। एक क्षण की शांति के बाद जियांग चुवान के मन में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। डिंग। मेजबान, मैं आ गया। 10,000 बार रिटर्न सिस्टम आपकी सेवा के लिए समर्पित है। ये सुनकर जियांग चुवान की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके दिमाग में वास्तव में कोई सिस्टम होगा। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, जियांग चुवान के दिमाग में धीरे धीरे एक प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। होस्ट विशेषता पैनल तैयार हो गया है। मेजबान जियांग चुवान। पहचान जियांग परिवार के युवा स्वामी कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ भाई।
रक्तरेखा काया 3000 दांव हड्डियां प्रत्यारोपित तलवार आत्मा शरीर अधिग्रहित। साधना तकनीक की दिव्य क्षमताएं, तलवार की उत्पत्ति पवित्र कैनन कंग्युआन तलवार कला नदी विच्छेद उंगली। दायरा ड्रैगन परिवर्तन दायरा तीसरा स्वर्ग। सिस्टम द्वारा उत्पन्न विशेषता पैनल को देखते हुए जियांग चुवान फिलहाल काफी संतुष्ट था। लेकिन जब उन्होंने ब्लड लाइन फिजिक लाइन में 3000 डाउ बोन्स के बगल में ट्रांसप्लांटेड टैग देखा तो उनकी निगाहें जम गईं। प्रत्यारोपित। जियांग चुवान की अभिव्यक्ति एक पल के लिए अजीब हो गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने पूर्ववर्ती की जन्म से लेकर वर्तमान तक की स्मृतियों को खंगाला। अंततः उसे पता चला कि उसके शरीर में मौजूद 3000 दांव हड्डियां वास्तव में किसी और से प्रत्यारोपित की गई थीं। दूसरा पक्ष जियांग परिवार के प्रभाव क्षेत्र के भीतर एक छोटे राजवंश की राजकुमारी लग रही थी। उस वर्ष दूसरे पक्ष और जियांग चुवान का जन्म लगभग एक ही दिन हुआ था और 3000 दांव हड्डियों के कारण होने वाली खगोलीय घटना बहुत विशाल थी। ये खबर तुरंत जियांग परिवार को पता चल गई और जियांग परिवार के दबाव में उस छोटे राजवंश के पास अनिच्छा से 3000 दांव हड्डियों को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3000 दांव हड्डियों के साथ जियांग चुवान के मूल तलवार शरीर को आगे तलवार आत्मा शरीर में उन्नत किया गया था। एक ही समय में दो शारीरिक बनावट रखने के कारण वह तुरंत ही पूर्वी महाद्वीप में युवा पीढ़ी के बीच एक विलक्षण प्रतिभा बन गए। हालांकि जियांग परिवार ने बाद में उस राजवंश को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें उदार मुआवजा दिया। इस तरह सोचते हुए जियांग चुवान को और भी बेचैनी महसूस हुई। मूलतः उन्होंने सोचा था कि उनके पास एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि है, एक दुर्जय पिता है और वह स्वयं एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अब जब उसे इस मामले का पता चला तो उसकी सेटिंग एक खलनायक की लग रही थी जिसने किसी और की दांव हड्डियां चुरा ली थीं। उपन्यास के कथानक के अनुसार एक खलनायक जो उसके जैसा सुंदर और शक्तिशाली हो निश्चित रूप से नायक के उत्थान के मार्ग पर एक कदम है। जब वह पराजित होगा तो उसके पिता की बारी होगी, उसके पुराने पूर्वज की बारी होगी, उसके पुराने पूर्वज की बारी होगी। लगातार खुद को दरवाजे तक पहुंचाते हुए जियांग चुवान ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। हालांकि मैं उन बुद्धि रहित खलनायकों में से नहीं हूं। अब चूंकि उसके पास सिस्टम था, चाहे कितने भी नायक आए वह उन सभी को हरा देगा। सिस्टम, आपके पास क्या कार्य है? उत्तर दें होस्ट, ये सिस्टम आपको किसी भी ऐसे लक्ष्य को अनुबंधित करने की अनुमति दे सकता है जिसकी साधना आपकी साधना से कम है। बंधन के बाद अनुबंधित वस्तु द्वारा प्राप्त कोई भी सुधार आपको 10,000 गुना की दर से वापस किया जाएगा। दोस्ताना अनुस्मारक, होस्ट केवल एक अनुबंधित वस्तु का चयन कर सकता है और एक बार चयन करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है। जियांग चुवान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 10,000 बार वापसी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि अनुबंधित वस्तु में सुधार होता है तो वह अपने सुधार से 10,000 गुना अधिक लाभ प्राप्त करेगा? वह शुरू से ही अजेय हो गया। जियांग चुवान ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। उसी समय उसकी नज़र दो हटे कट्टे आदमियों पर पड़ी जो उसके पीछे आ गए थे। अचानक उसके दिमाग में दोनों के बारे में जानकारी आई। नाम वांग गेर्क्सियोंग, पहचान कैंग्युआन तलवार संप्रदाय शिष्य, योग्यता एक मध्यम सफल मध्य स्तरीय प्रतिभा। नाम वांग डेक्सियोनग, पहचान कैंग्युआन तलवार संप्रदाय शिष्य, योग्यता एर्जियोनग से थोड़ा बेहतर। मैं लक्ष्य की जानकारी भी देख सकता हूँ, जियांग चुवान ने मन ही मन कहा। इस तरह के विचारशील सिस्टम फंक्शन के साथ अनुबंधित लक्ष्य को खोजने का उनका कार्य बहुत आसान होगा। दुर्भाग्य से दोनों हटे कट्टे व्यक्तियों की योग्यता जियांग चुवान की अनुबंध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। वह ये स्पष्ट रूप से समझते थे कि अनुबंधित लक्ष्य की योग्यता की गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि क्या वह भविष्य में सिस्टम पर भरोसा कर सकता है और अजेय हो सकता है। यदि अनुबंधित वस्तु किसी दायरे में बिना किसी प्रगति के अटक जाती है तो उसके सिस्टम का 10,000 गुना रिटर्न बेकार हो जाएगा। युवा मास्टर, क्या हुआ? वांग एर्क्सियोंग थोड़ा घबराया, फिर पूछा। उनके युवा स्वामी बहुत देर से चमकती आंखों से उन्हें घूर रहे थे और उन्हें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जियांग चुवान ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों मेरे पीछे जोगमेन स्क्वायर तक आओ। वह आज अपने पिता के निर्देश पर संप्रदाय में वापस आया था ताकि नए भर्ती हुए शिष्यों में से ग्रैंड एल्डर के वंश के लिए एक अच्छे अंकुर का चयन कर सके। इस निकाय के पिछले मालिक ने इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था।
उन्होंने बस ग्रैंड एल्डर के वंश से एक आंतरिक एल्डर को ढूंढ लिया था और उनसे अपनी ओर से चयन करने के लिए कहा था। पर अब सिस्टम के साथ वह नए भर्ती किए गए शिष्यों में से एक अच्छा उम्मीदवार पा सकता है। पुनश्च इस पुस्तक में क्षेत्र है पहियों का सागर, दाव महल, 4 चरम, ड्रैगन परिवर्तन, महान शक्ति, राजा, सम्राट सीलिंग, संत, महान संत, अर्ध सम्राट, महान सम्राट। जियांग चुवान जोगमेन स्क्वायर की ओर चल पड़ा। उसके कानों में लगातार अभिवादन की आवाज आ रही थी। नमस्कार जियांग तारानकन शिक्सियोनग। जियांग शिक्सियोग सचमुच हमारे संप्रदाय की युवा पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसकी आभा इस बूढ़े व्यक्ति को खुद पर शर्म महसूस कराती है। महापुरुष को उत्तराधिकारी मिल गया है। जियांग शिक्सियोग और भी सुंदर लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पेट में पल रहा छोटा सा हिरण बाहर कूदने वाला है। ओह तुम छोटी लड़की, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। ओह सीनियर सिस्टर, आप मुझे डांट रही हैं, लेकिन क्या आप शर्मा भी नहीं रही हैं? आपके हाथ में ये बेली बैंड क्यों है? तुम्हें क्या पता? मैं जियांग शिक्सियोग से उसका ऑटोग्राफ मांगने जा रहा हूँ। आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों की प्रशंसा सुनकर मानो वह अपने पूर्ववर्ती की आदतों से प्रभावित हो, जियांग चुवान को एक पल के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जियांग चुवान ने सभी को केवल मुस्कुराकर जवाब दिया और चौक के मध्य की ओर चल दिया। इस समय कई नीले वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति जोगमेन स्क्वायर के मध्य में ऊंचे मंच पर खड़े होकर ऊंची आवाज में किसी बात पर भाषण दे रहे थे। नीचे कुछ भोले भाले चेहरों वाले युवा लड़के और लड़कियां खड़ी थीं, और उनमें पूर्वी महाद्वीप के कुलीन परिवारों और शाही राजवंशों से आए कई युवा मास्टर और युवा मिसेज भी थीं। वे सभी गंभीरतापूर्वक अपने स्थान पर खड़े थे। कभी कभी उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। जियांग चुवान ने उदासीनता से देखा, फिर एक कदम बढ़ाया। उसका शरीर लगातार टिमटिमा रहा था और वह तुरंत ऊंचे मंच पर पहुंच गया। उच्च मंच पर आंतरिक बुजुर्गों ने आध्यात्मिक क्यूई उतार चढ़ाव महसूस किया और जियांग चुवान की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उनकी अभिव्यक्ति उग्र थी। वे देखना चाहते थे कि किसने इतना अनादर करने का साहस किया। उनके सामने नए संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती में बाधा डालने का साहस किसने किया? आंतरिक बुजुर्ग। लेकिन जब उनमें से कुछ ने उस व्यक्ति का रूप देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए। जियांग शिक्सियोग की ताकत को एक तरफ रख दें तो उसकी भयावह पृष्ठभूमि ही कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वे, कुछ आंतरिक बुजुर्ग, चिल्ला सकें। प्रमुख आंतरिक बुजुर्ग झांग लिंग काफी देर तक ठिठक गए, फिर हंस पड़े। तो ये जियांग शिक्सियोग है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि जियांग शिक्सियोग यहाँ क्यों आया है? जियांग चुवान ने अपनी बाहें पार की और हल्के से मुस्कुराया। मैं यहाँ किंगलोंग पीक के लिए शिष्यों का चयन करने आया हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आना होगा और पर्यवेक्षण करना होगा। ये सुनकर झांग लिंग की भौहें चढ़ गईं। इस जियांग शिक्सियोग ने कल उससे अपनी ओर से शिष्यों का चयन करने के लिए कहा था, तो वह आज व्यक्तिगत रूप से क्यों आया? क्या महत्वपूर्ण लोग सचमुच अक्सर चीजें भूल जाते हैं? हालांकि उसने अपने दिल में ऐसा सोचा था, लेकिन झांग लिंग ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा जियांग चुवान की उपस्थिति में बाद में किंगलोंग पीक में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। जियांग चुवान को देखकर नीचे बैठे सभी नए शिष्यों के चेहरे लाल हो गए और उनके चेहरे पर उत्साह की लहर दौड़ गई। ये वास्तव में तलवार राजकुमार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय में प्रवेश करते ही हम पूर्वी महाद्वीप के 4 युवा गुरुओं में से एक तलवार राजकुमार को देख पाएंगे। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। तलवार राजकुमार अमर मास्टर संप्रदाय के सम्मान रोल पर चित्र की तुलना में 100 गुना अधिक सुंदर है। ... नीचे नए शिष्यों की प्रशंसा का सामना करते हुए जियांग चुवान का इस समय सुनने का कोई मन नहीं था। उन्होंने पीछे की पंक्ति में बैठे शिष्यों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें आगे की पंक्ति में बैठे 3 पुरुषों और 2 महिलाओं पर टिका दी। जल्द ही सिस्टम ने जियांग चुवान के दिमाग में एक एक करके 5 व्यक्तियों की जानकारी प्रस्तुत की। नाम: जू वेंग सुआन। पहचान: यानी शहर में जू परिवार का सबसे बड़ा बेटा। योग्यता: उच्च कोटि की प्रतिभा। ... नाम: ताओफिन। ... नाम: शू बियान। ... योग्यता: उच्च कोटि की प्रतिभा। जियांग चुवान ने जल्दी से 3 पुरुष शिष्यों की जानकारी स्कैन की, जिनमें से सभी के पास उच्च ग्रेड की योग्यता थी। लेकिन केवल उच्च स्तरीय योग्यता ही उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर चौथी जानकारी ने जियांग चुवान को कुछ पल के लिए और ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। नाम: निंग शिन। पहचान: पूर्वी महाद्वीप में निंग कबीले की तीसरी युवा कुमारी। योग्यता: उच्च कोटि की प्रतिभा, जल आत्मा शरीर से युक्त अनुबंध बंधन अनुशंसित। जियांग चुवान ने धीरे से अपनी आंखें उठाकर निंग शिन की ओर देखा।
वह हरे रंग की पोशाक में एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी, जिसकी त्वचा बर्फ जैसी थी। जियांग चुवान की निगाहें उस पर पड़ते देख उसके गाल लाल हो गए। स्पष्टतः वह एक युवा किशोरी थी जो प्रेम की पहली अनुभूति कर रही थी। जियांग चुवान ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर तुरंत कोई निर्णय न लेते हुए उसने अपनी निगाहें हटा ली। जल आत्मा शरीर वास्तव में अच्छा था, लेकिन उसकी तलवार आत्मा शरीर की तुलना में ये तुरंत अपर्याप्त लग रहा था। फिर उसने अपनी नज़र आखिरी लड़की की ओर घुमाई। लड़की का रूप रंग कुछ खास नहीं था, उसके लगभग सुनहरे अनुपात, सुंदर और आकर्षक फिगर के अलावा उसे साधारण भी कहा जा सकता था। लेकिन वह एक ऐसी महिला थी कि जियांग चुवान को उसके प्रति गहरी आत्मीयता का एहसास हुआ, मानो उनके बीच एक अटूट बंधन मौजूद हो। जिस क्षण से जियांग चुवान प्रकट हुआ था, तब से लेकर अब तक दूसरा पक्ष हमेशा दूर तक शांति से देखता रहा था, मानो कुछ भी उसकी भावनाओं को नहीं हिला सकता। जियांग चुवान ने लड़की को बहुत देर तक घूरा, उसके होठों के कोने पर अचानक एक ठंडी मुस्कान आ गई। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सिस्टम द्वारा उसके लिए प्राप्त सूचना पैनल अत्यंत आश्चर्यजनक था। नाम लुओ युवेई। पहचान द फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी। योग्यता सम्राट स्तर की विलक्षण प्रतिभा, 3000 दांव हड्डियां, खोई हुई दांव स्रोत, अमर शरीर प्राप्त, अद्वितीय अनुग्रह, एक शारीरिक बनावट जो तब प्रकट होती है जब किसी महिला की सुंदरता अपने चरम पर पहुंच जाती है। सिस्टम दृढ़ता से अनुशंसा करता है, उसे बांधे। जियांग चुवान की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। लगता है मैं किसी परिचित से मिला हूं। उसकी खोई हुई 3000 दांव हड्डियां अभी भी उस पर थीं। तथापि सिस्टम द्वारा उल्लिखित पियरलेस ग्रेस उसके वर्तमान स्वरूप से मेल नहीं खाती थी। क्या उसने अपना रूप बदल लिया था? उसे धोखा देना भी कितनी चतुराई भरी चाल है। सिस्टम अनुबंध उद्धरण चिन्ह। यदि वह भाग्यशाली स्त्री के अवसरों पर भरोसा करते हुए उससे अनुबंध कर ले, तो वह बिस्तर पर लेटे हुए भी ऊपर उठ सकता है। ये तो बस एक मोबाइल एटीएम था। लेकिन काफी समय बाद सिस्टम असामान्य रूप से चुप हो गया। नमस्ते सिस्टम, क्या गड़बड़ है? जियांग चुवान ने अपने दिल में सोचा। क्षमा करें होस्ट, लक्ष्य से अनुबंध करने के लिए सिस्टम केवल तभी अनुबंध उत्पन्न कर सकता है जब होस्ट का लक्ष्य के साथ भौतिक संपर्क हो। जियांग चुवान ये सुनकर अवाक रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह टूटी हुई प्रणाली सीधे तौर पर बांध नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि बाद में उसे यह काम स्वयं ही करना पड़ेगा। झांग लिंग ने जियांग चुवान को बिना पलक झपकाए लंबे समय तक लुओ युवेई को घूरते हुए देखा और बोला, इस लड़की का नाम यांग युवेई है। उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता अच्छी है, मुश्किल से उच्च ग्रेड तक पहुंच पाती है। झांग लिंग को नहीं लगता था कि जियांग चुवान के मन में कोई कामुक इरादे थे। संप्रदाय में उस लड़की से कहीं अधिक सुंदर महिलाएं थीं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके बगल में खड़े जियांग शिक्षयोग ने उनके हाथ की एक सहज लहर से कई महिला शिष्याओं को उनकी बाहों में गिरने के लिए प्रेरित किया होगा। झांग लिंग का परिचय सुनने के बाद जियांग चुवान की आंखें सिकुड़ गईं। अच्छी योग्यता, बमुश्किल उच्च ग्रेड। यदि आपको पता चले कि उसमें सम्राट स्तर की योग्यता है, तो क्या आप उसी समय बुरी तरह डर नहीं जाएंगे? झांग लिंग ने जो कहा वह सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी से पूरी तरह अलग था। जियांग चुवान के विचार में इस लुओ युवेई ने न केवल अपना रूप बदला, बल्कि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए एक झूठी पहचान का भी इस्तेमाल किया। जियांग चुवान ने ऊपर से लुओ युवेई को देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इस समय लुओ युवेई का दिल उतना शांत नहीं था जितना कि उसके बाहरी रूप से पता चलता था। जब जियांग चुवान की आकृति ऊंचे मंच पर दिखाई दी, तो उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। साथ ही उसने उसकी ओर न देखने की पूरी कोशिश की। उसे डर था कि अगर उसने नियंत्रण खो दिया, तो जियांग चुवान के प्रति उसकी हत्या की मंशा उजागर हो जाएगी। ऐसा केवल इसलिए नहीं था कि जियांग चुवान ने वह सब छीन लिया था जो मूल रूप से उसका था, बल्कि इसलिए भी था कि जियांग चुवान ने उसके साथ उसके पिछले जीवन में क्या किया था। ये सही है, लुओ युवेई का इस जीवन में पुनर्जन्म हुआ है। अपने पिछले जीवन को याद करके वह अज्ञानी और भोली थी। जब उसकी दांव हड्डियां खोदकर निकाली गईं और उसने और भी शक्तिशाली दांव स्रोत अमर शरीर को जागृत किया, तो वह बहुत खुश हुई। इससे लुओ युवेई की पिछले जीवन में जियांग चुवान के प्रति नफरत भी बहुत कम हो गई, और निकट भविष्य में वह जियांग चुवान के लगातार पीछा के तहत उसकी दांव साथी भी बन गई। लेकिन ये तो उसके दुर्स्वप्न की शुरुआत थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आदमी जो आमतौर पर उसकी देखभाल करता था और उसकी रक्षा करता था, अचानक उस पर हमला कर देगा जब वह अर्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी और उसकी क्यों ही अराजकता में थी, और उसे मौत के घाट उतार देगी।
अपनी मृत्यु के समय ही उसे एहसास हुआ कि जियांग चुवान ने केवल उसके लिए दाव स्रोत अमर शरीर के लिए उससे संपर्क किया था, जो 3000 दाव हड्डियों के समान मूल से आया था। जब भी वह अपने पिछले जीवन में अपनी मृत्यु के दृश्य के बारे में सोचती, तो लुओ युवेई अपनी मुठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाती थी। इस समय अपनी प्राणघातक शत्रु को पुनः देखकर क्रोध के अलावा उसे जो चीज सबसे अधिक महसूस हुई, वह था सदमा। पुनर्जन्म के बाद उसे अपने पिछले जन्म की सारी यादें याद आ गईं। लुओ युवेई को स्पष्ट रूप से याद था कि जियांग चुवान आज कैंग युआन तलवार संप्रदाय के संप्रदाय स्वीकृति समारोह में शामिल नहीं हुआ था। उन्होंने केवल अपनी ओर से नए शिष्यों का चयन करने के लिए एक आंतरिक एल्डर को भेजा था। अपने पिछले जीवन में जियांग चुवान के साथ हजारों साल बिताने के कारण लुओ युवेई उसकी आदतों को लगभग पूरी तरह से जानती थी। जियांग चुवान जैसा उदासीन व्यक्ति कभी भी नए शिष्यों की भर्ती करने में रुचि नहीं लेगा। लेकिन इस जीवन में वह अचानक क्यों प्रकट हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पुनर्जन्म से इस दुनिया में भी परिवर्तन आए हों? जब लुओ युवेई अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि आखिर यह सब गलत कहाँ हुआ, तो उसके चारों ओर से विस्मय की आवाजें आईं। लुओ युवेई ने उत्सुकता से अपनी आंखें उठाईं और एक पल में वह आकृति जो उसके लिए एक बुरे सपने की तरह थी, अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वह अवचेतन रूप से आधा कदम पीछे हट गई, उसके हाथ आस्तीन में चुपके से भींचे हुए थे। ये देखकर जियांग चुवान ने एक और कदम आगे बढ़ाया, उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं, उसके मुंह के कोने पर एक सौम्य मुस्कान उभर आए। छोटी बहन, क्या तुम मुझसे डरती हो? जियांग चुवान का सवाल सुनकर लुओ युवेई का दिल तुरंत कस गया। क्या उसने कुछ खोज की? जैसे ही यह विचार सामने आया, लुओ युवेई ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। सेंट किंग दायरे में अपने पिछले जीवन में उसने जो छद्म तकनीक बनाई थी, उसे पूर्वी महाद्वीप में शायद ही कोई देख सकता था। ये पता लगाने के बाद लुओ युवेई ने अपने अराजक विचारों को शांत किया, मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया नाराज न हो। बात बस इतनी है कि मैं पहली बार वरिष्ठ भाई जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतने करीब से देख रहा हूँ और मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। ये सुनकर जियांग चुवान के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। यह अच्छी बात है जूनियर बहन, मैं देख रहा हूं कि आपकी योग्यता अच्छी है, इसलिए मेरे किंगलोंग पीक पर आइए। जैसे ही उसने यह बात कही, जियांग चुवान ने अचानक हाथ बढ़ाकर लुओ युवेई की पतली कलाई पकड़ ली। उसने लुओ युवेई को, जो अभी भी अचंभित था, अपने पीछे खींच लिया। उसी समय जियांग चुवान के दिमाग में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग! बधाई हो मेजबान, अनुबंध प्रभावी हो गया है, बाध्यकारी सफल। अनुबंध लक्ष्य। लुओ युवेई ने आध्यात्मिक क्यूई की सांस ली, दायरे में 0.000000000001% की वृद्धि हुई। 10,000 बार वापसी शुरू हुई। मेजबान को एक मध्य श्रेणी का स्पिरिट स्टोन प्राप्त हुआ। जियांग चुवान सिस्टम, ऐसे महत्वहीन सुधारों के लिए आपको अब उन्हें प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, जियांग चुवान ने खुद से सोचा। यदि सिस्टम को हर बार लुओ युवेई की सांस पर प्रसारण करना होता, इसके बाद वह व्यवस्था से इतना परेशान हो जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद नायक द्वारा उस पर कदम रखा जाएगा। दूसरी ओर क्या लुओ युवेई की प्रतिक्रिया के बाद वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। वह मूल रूप से अपने पिछले जीवन से अपने गुरु के अधीन शिष्य बनने के लिए कांग युआन तलवार संप्रदाय में आई थी। यही कारण था कि उसने अपनी योग्यता को उच्च श्रेणी का बना लिया था। हालांकि जियांग चुवान ये चर बस नियमों से नहीं खेला। एक क्षण के लिए वह दुविधा में पड़ गई। लुओ युवेई को स्थिर और झिझकते हुए देखकर जियांग चुवान की निगाहें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या जूनियर बहन, आप मेरी किंगलोंग चोटी में प्रवेश नहीं करना चाहती? चूंकि उसने पहले ही लुओ युवेई के साथ एक अनुबंध कर लिया था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये सुनिश्चित करना था कि वह उसके नियंत्रण में रहे। लुओ युवेई ने मन ही मन अपने दांत पीस लिए, फिर बहुत खुश होने का नाटक किया और कहा, नहीं वरिष्ठ भाई, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह वास्तविक है। ध्यान से सोचने पर, यद्यपि वह अपने पिछले जीवन में अपने गुरु की शिष्या नहीं बनी थी, फिर भी किंगलोंग शिखर पर साधना करना उसके लिए आवश्यक रूप से बुरी बात नहीं थी। लुओ युवेई को याद आया कि उसके पिछले जीवन में इस समय के आसपास एक गुप्त क्षेत्र की खोज की जाएगी। उस समय किंगलोंग पीक के वरिष्ठ भाई जियांग चुवान ने टीम का नेतृत्व किया था। गुप्त क्षेत्र के संघर्ष के दौरान किंगलोंग पीक के कई लोग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले लोगों में से थे और उन्होंने वहां से कई खजाने प्राप्त किए।
इस जीवन में यदि वह किंगलोंग पीक में शामिल हो जाती है तो शायद वह जियांग चुवान को खाली हाथ लौटने की योजना बना सकती है। ये सुनकर जियांग चुवान मुस्कुराया, यह अच्छी बात है। संप्रदाय स्वीकृति समारोह समाप्त होने के बाद आप एल्डर झांग लिंग के साथ किंगलोंग पीक पर लौट सकते हैं। लुओ युवेई ने चुपचाप सिर हिलाया, उसकी आंखों की रोशनी गहरी होती जा रही थी। आसपास के शिष्य ये दृश्य देखकर उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा करने से स्वयं को रोक नहीं सके। इस यांग युवेई में ऐसा कौन सा गुण और योग्यता है कि तलवार राजकुमार ने उसे व्यक्तिगत रूप से शिखर पर भर्ती किया है? मैंने पहले सोचा था कि निंगशिन किंगलोंग पीक में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होगा। क्या ये सही नहीं है? युवा मिस निंग की सुंदरता उस यांग युवेई से 18 सड़कें ज्यादा चमक सकती है। जैसा कि स्वॉर्ड प्रिंस से अपेक्षा की जाती है, हमारे जैसे नए शिष्यों का सामना करते समय भी वह अभी भी बहुत मिलनसार हो सकता है। निंग शिन की निगाहें कभी कभी जियांग चुवान के पीछे लुओ युवेई की ओर भी जाती थीं। उसका छोटा सा मुंह फूला हुआ था, उसके चेहरे पर असंतोष का भाव था। अपने फिगर के अलावा वह उपस्थिति, ताकत, पारिवारिक पृष्ठभूमि और योग्यता के मामले में दूसरे पक्ष को कुचल सकती है। वह तलवार राजकुमार के हाथ में आने वाली पहली महिला क्यों नहीं थी? ऊंचे मंच पर बैठे आंतरिक बुजुर्ग भी जिज्ञासा से देख रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि यांग युवेई की योग्यता पिछले संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के बाद मुश्किल से सुपीरियर ग्रेड तक पहुंची थी। किंगलोंग पीक में ऐसी योग्यता वाले कम से कम दर्जनों शिष्य थे। फिर भी उसकी इसी योग्यता के कारण जियांग चुवान ने खुद आगे आकर उसे भर्ती किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ खास बात थी जो उन्हें पता नहीं चली? जियांग चुवान को इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। तथाकथित 80/20 नियम। अब जब उसने लुओ युवेई को सफलतापूर्वक अनुबंधित कर लिया था तो शेष मामले उसके लिए महत्वहीन लग रहे थे। इसके बाद जियांग चुवान ने निंगशिन को किंगलोंग पीक में भर्ती कर लिया और फिर पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चला गया। ऐसी उबाऊ गतिविधियों पर समय बर्बाद करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह बाद में इस बारे में सोचेगा कि लुओ युवेई को स्वागत के रूप में क्या उपहार देना है। आखिरकार वह ये निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी कि क्या वह भविष्य में आरामदायक जीवन जी सकेगा। जब जियांग चुवान किंगलोंग पीक पर वापस आया तब तक चांद आसमान में ऊपर आ चुका था। किंवदंती है कि किंगलोंग चोटी का नाम कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के पूर्वज गुरु के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1000 वर्ष पूर्व एक ही तलवार के प्रहार से संत क्षेत्र ड्रैगन कबीले को दबा दिया था। इस समय जियांग चुवान ने तुरंत अपने घर लौटने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय इरशियोंग को जाने का निर्देश देकर वह अपनी तलवार पर अकेले ही किंगलोंग चोटी की चोटी पर पहुंच गया। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर, जो जियांग चुवान के सस्ते पिता थे, यहां रहते थे। जहां तक जियांग परिवार के दैनिक विविध मामलों का सवाल है, उन्हें हमेशा उसके दूसरे चाचा के प्रबंधन के लिए छोड़ दिया जाता था। उनके पिता का नाम जियांग जियुरान था और उन्हें इस दुनिया में अपने पूर्ववर्ती के सबसे करीबी व्यक्ति कहा जा सकता है। सामान्यतः कहें तो व्यक्ति जितना करीब होगा, जियांग चुवान की दैनिक आदतों में खामियों को खोजना उतना ही आसान होगा। जियांग चुवान को ऐसे लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए थी, लेकिन उनके देहांतरण के बाद से उनके पूर्ववर्ती की मूल आदतें अभी भी कुछ हद तक बरकरार थीं। इस तथ्य के साथ कि अब उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की यादें कंठस्थ कर ली थीं। इन लोगों से यथाशीघ्र संपर्क करना उनके लिए इस दुनिया में एकीकृत होने के लिए अधिक लाभदायक था। जियांग चुवान ने अमर गुफा को देखा, जो विशाल रात में एक उज्ज्वल मोती की तरह चमक रही थी, और अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मेरे सस्ते पिता सचमुच बहुत खर्चीले हैं। उसने दूसरे पक्ष के साथ गहरे पिता पुत्र के स्नेह का दृश्य रचने की जल्दी नहीं की, बल्कि वह वहीं रुक गया। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे। सिस्टम, लुओ युवेई की विशेषता पैनल दिखाओ। डिंग, विशेषता पैनल तैयार हो गया। अनुबंध लक्ष्य, लुओ युवेई। पहचान, दा फैंग राजवंश की लांग राजकुमारी। रक्तरेखा काया, 3000 दाव हड्डियां, खुदाई दाव स्रोत, अमर शरीर, अधिग्रहित अद्वितीय अनुग्रह। साधना तकनीक, दिव्य क्षमता, दाओ यान शास्त्र, महान स्वर्ग छाया हाथ, नदी विच्छेद उंगली। खेती क्षेत्र, दाओ पैलेस क्षेत्र शिखर। जियांग चुवान मूल रूप से ये देखना चाहता था कि रियल लुओ युवेई कहां तक पहुंच गई है, ताकि वह अपने पिता से कुछ औषधीय गोलियां मांग सके जो बाद में उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकें। लेकिन जब तक उसने देखा नहीं तब तक उसे पता नहीं चला, और जब उसने देखा तो वह हैरान रह गया। दाओ यान शास्त्र, क्या वह सम्राट शास्त्र नहीं था जिसे किंवदंतियों में दाओ स्रोत अमर शरीर के साथ एक महान सम्राट द्वारा बनाया गया था? क्या भाग्य की बेटी के लिए अवसर वास्तव में इतने अतिरंजित हैं?
उसी समय उन्होंने अपने जियांग परिवार के अद्वितीय कौशल को भी देखा। नदी सेवरिन फिंगर। उसे मेरे जियांग परिवार की दिव्य क्षमता कहाँ से मिली? जियांग चुवान हैरान हुआ, फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह नदी सेवरिन फिंगर का उपयोग करके हड्डी उत्खनन की घटना के लिए मुआवजा होना चाहिए। जियांग चुवान को लगा कि यही एकमात्र संभावना थी। जब तक जियांग परिवार का कोई सदस्य सक्रिय रूप से इसे प्रकट नहीं करता, तब तक उनके जियांग परिवार का अनोखा कौशल बाहर प्रसारित नहीं हो पाता और न ही किसी दाव महल क्षेत्र के साधक द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। एक क्षण तक विचार करने के बाद जियांग चुवान अमर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। वह आगे बढ़ा और जल्दी से 3 बार दरवाजा खटखटाया। बूम! दरवाजे के अंदर से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर जियांग चुवान के सामने का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा हो गया। अमर गुफा में कदम रखते ही जियांग चुवान की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई और आंतरिक दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया। उसने एक विशाल महल जैसा घर खड़ा देखा, जिसकी छत पर लगी सुनहरी चमकदार टाइलें रात में भी चमक रही थीं। जियांग चुवान नहीं रुका, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह तेजी से भीतरी कमरे में चला गया। कमरे के अंदर काले सुनहरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी जेड की गोल मेज के पास बैठा चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहा था। उनके प्रत्येक हाव भाव से एक दबंग आभा निकलती थी, जो बिना क्रोध के भयभीत करने वाली थी। ये व्यक्ति जियांग चुवान के पिता जियांग जियुरान थे। जियांग चुवान ने धीरे से हंसते हुए कहा और धीरे धीरे चलकर जियांग शियुरान के सामने बैठ गया। ओह पिताजी, चाय पी रहे हो? जैसे ही उसने यह बात कही, उसका मन चला गया और उसने अपना चाय का कप भरने के लिए चायदानी को मेज पर रख दिया। जियांग शियुरान ने केवल जियांग चुवान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जियांग शियुरान जियांग चुवान के प्रति बहुत ठंडा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी दूसरा पक्ष उसके पास आता था, तो वह कभी भी किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं आता था। पिछली बार ये याओटियन पवित्र भूमि की संत का पीछा करने के लिए था और उसने पश्चिमी क्षेत्रों से 500 साल पुराना दुर्लभ फूल मांगा था, जो किसी के यौवन को स्थायी रूप से संरक्षित कर सकता था। सौभाग्य से संत ने इसे स्वीकार नहीं किया और जियांग चुवान ने इसे वापस कर दिया। उससे पहले उसने 3 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी मांगे थे। स्पिरिट स्टोन को वान परिवार के पत्थर के जुआगर में स्रोत पत्थरों को काटने के लिए ले गया था और अंत में सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा। इस बार भले ही जियांग शियुरान किंगलोंग पीक से कूदकर बाहर मर जाए, वह इस मूर्ख बेटे को एक पैसा भी नहीं देगा। जियांग चुवान ने चाय का हल्का घूंट लिया, फिर अचानक अपनी भौं ऊपर उठा ली। ये चाय, इसे दाव कॉम्प्रिहेंशन चाय की पत्तियों से बनाया गया था। हे भगवान, उसके पिता वास्तव में गुप्त रूप से अच्छी चीजें जमा कर रहे थे। इससे पहले जब भी वह यहाँ आए थे, उनके पूर्ववर्ती को ये दाव समझ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। जियांग चुवान स्वाभाविक रूप से इतनी अच्छी चीज को जाने नहीं देगा। और चूंकि वह उसके अपने पिता थे, तो फिर विनम्र होने की क्या जरूरत थी? इसलिए जियांग शियुरान की अचंभित अभिव्यक्ति के तहत जियांग चुवान ने लगातार 5 कप पी लिए। जैसे ही वह छठा कप पीने वाला था, जियांग शियुरान अंततः मेज पर जोर से पटकने और दांत पीसते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सका। अरे बदमाश, अगर कुछ कहना है तो कह दे। अगर पाद भी जाए तो जल्दी से निकाल दे। मेरी दाव कॉम्प्रिहेंशन चाय बर्बाद मत करना। ऐसा कहते हुए उसने जियांग चुवान के हाथ से चाय का कप छीन लिया और जल्दी से उसे अपनी कियानकुन रिंग में डाल दिया। ये सुनकर जियांग चुवान ने कंधे उचका दिए और उदासीनता से कहा, पिताजी, ये ठीक नहीं है। मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं आपकी चाय की कुछ घूंट पी लूं? जैसे ही ये शब्द निकले, जियांग शियुरान इतना क्रोधित हुआ कि उसकी दाढ़ी लगभग उसके नथुनों में उड़ गई। क्या इस बदमाश को पता नहीं था कि दाव कॉम्प्रिहेंशन टी पाना कितना मुश्किल है? दाव कॉम्प्रिहेंशन टी की एक पत्ती की कीमत उसे 10 लाख से ज्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पड़ी। फिर जियांग चुवान ने विषय बदल दिया, उसका चेहरा गंभीर था। पिताजी, इस बार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर जियांग शियुरान का दिल बैठ गया। उसे पता नहीं था कि जियांग चुवान कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने की योजना बना रहा है। पापा, मुझे पता है आपके पास अभी भी बहुत सारी 4 एक्सट्रीमिटीज गोलियां हैं। बस मुझे कुछ दे दीजिए। 4 अंक गोली, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक औषधीय गोली है जो दाव पैलेस क्षेत्र के साधक के लिए 4 अंक क्षेत्र में सफलता की संभावना को बहुत बढ़ा सकती है। अपने पूर्ववर्ती की यादों के अनुसार जियांग चुवान जानता था कि उसके पिता के पास वास्तव में कई 4 चरम गोलियां थीं। इनका उपयोग मुख्य रूप से पीक में नए शिष्यों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता था जिनमें अच्छी प्रतिभा होती थी। क्या तुम्हें 4 एक्सट्रीमिटीज पिल्स किस लिए चाहिए?
जियांग शियुरान को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये शब्द जियांग चुवान के मुंह से निकले हैं। उसने शुरू में सोचा था कि जियांग चुवान कुछ अत्यधिक अनुरोध करेगा जिसे वह सीधे मना कर सकता है। अगर यह सिर्फ 4 एक्सट्रीमिटीज पिल है तो आप मेडिसिनल पिल हॉल में जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते। जियांग शियुरान सही था। अगर जियांग चुवान सीधे औषधीय गोली हॉल के बुजुर्ग के पास जाता तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से जियांग चुवान को 4 अंध गोलियां मुफ्त में दे देता, जियांग शियुरान के चेहरे के सम्मान में। जियांग चुवान ने बाहर आसमान की ओर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर कहा, मैं स्वाभाविक रूप से इन चीजों को जानता हूं, लेकिन पिताजी, आपके पास जो कुछ भी है वह सभी उच्च श्रेणी का है। मुझे मेडिसिनल पिल हॉल से उन असमान मेडिसिनल पिल पसंद नहीं है। यह देखकर कि जियांग चुवान ने अभी भी कारण नहीं बताया था, जियांग शियुरान ने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसे जियांग चुवान को सौंप दिया, अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी से निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी जियांग चुवान के होंठ मुड़ गए। उसने छोटी चीनी मिट्टी की बोतल उठाए और उसे हाथ में उछालते हुए हंसा, जल्दी मत करो पापा, मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूं। जियांग शियुरान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराने लगा। पी लो, तुम बड़े हो गए हो, पी लो, यही सही है। इसके साथ ही जियांग चुवान ने बिजली की गति से जियांग शियुरान के सामने चाय का कप छीन लिया। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और सारा पानी पी गया। उसने सारा पानी अपने मुंह में उड़ेल लिया। जब तक जियांग शियुरान को होश आया तब तक जियांग चुवान चाय का कप गिरा चुका था और पलक झपकते ही गायब हो गया था। आप बववा, जियांग शियुरान ने जमीन पर पड़े खाली चाय के कप को घूरते हुए अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए डांटा। इस बच्चे की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पिता के साथ भी छल करने की हिम्मत की। समय जल्दी ही दूसरे दिन आ गया। लुओ युवेई जल्दी उठ गया और नहा धोकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। इस समय उसकी मानसिक ऊर्जा कुछ सुस्त लग रही थी, मानो उसने कल रात किसी बड़े युद्ध का अनुभव किया हो। तार्किक रूप से कहें तो साधक बनने के बाद बिना सोए भी साधक केवल साधना करके दिन भर की खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता है। लुओ युवेई के इस तरह होने का कारण ये था कि जब कल उसका निवास निर्धारित किया गया था तो उसके मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार शिष्य ने उसे अमर गुफा के ठीक नीचे निवास निर्धारित किया था जहां जियांग चुवान रहता था। किंगलोग शिखर पर निवासों को शिष्य के साधना क्षेत्र और संप्रदाय के भीतर उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। सभी शिष्य निवास क्विंगलांग चोटी के चारों ओर बनाए गए थे, जिन्हें 3 परतों में विभाजित किया गया था। सबसे ऊपरी परत जियांग चुवान जैसे सच्चे शिष्यों के लिए थी और उनके निवास स्थान बड़ी अमर गुफा थी। मध्य स्तर वरिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन का था जो कई वर्षों से शिखर पर थे, या अत्यंत उच्च प्रतिभा वाले शिष्य जिन्हें किसी एल्डर द्वारा नियुक्त किया गया था। निंग शिन, जो इस वर्ष किंगलोग पीक में शामिल हुए, ऐसा ही एक उदाहरण थे। इन सभी लोगों के घरों के सामने एक स्वतंत्र आंगन था। और लुओ युवेई जैसे शिष्य जो अभी अभी शिखर पर आए थे, स्वाभाविक रूप से सबसे निचले निवासों में नियुक्त किए गए। हालांकि घटनाओं के इस मोड़ ने उसे हमेशा अचंभित कर दिया। निंग शिन का निवास आवंटित होने के बाद जब लुओ युवेई की बारी आई, उसका मार्गदर्शन करने वाले शिष्य ने उसे बताया कि नीचे कोई भी आवास खाली नहीं है। अंततः एल्डर की स्वीकृति से उनके निवास की व्यवस्था मध्य स्तर पर कर दी गई। उसी समय संयोगवश जियांग चुवान की अमर गुफा उसके ठीक ऊपर थी। यद्यपि किंगलोग शिखर पर प्रत्येक शिष्य निवास में एक संरचना थी जो उसे जिज्ञासु आंखों से बचाती थी, फिर भी लुओ युवेई अभी भी अपने दिल में बेहद असहज महसूस कर रही थी। इस कारण उसे उस रात अपने पिछले जीवन में जियांग चुवान के उदासीन और निर्दयी चेहरे का सपना आया, जो उसके दिमाग में एक स्थायी छाया की तरह था। लुओ युवेई ने एक गहरी सांस ली। उसकी परिधीय दृष्टि लगातार उसके सिर के ऊपर के क्षेत्र पर टिकी हुई थी। तभी उसकी उड़ती तलवार उसके पैरों के नीचे से उठी और उसकी आकृति तेजी से संप्रदाय बाजार की ओर बढ़ गई। अपने पिछले जीवन में उसने सुना था कि कई शिष्यों को संप्रदाय के बाजार में कई स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने मिले थे। अब चूंकि उसे पुनर्जन्म मिल गया था, उसकी मानसिक ऊर्जा कई गुना बढ़ गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वह वहां कुछ अच्छे आध्यात्मिक पौधे भी पा सकती है। सेक्ट बाजार के अंदर सुबह सुबह विभिन्न चोटियों से शिष्य यहां स्टॉल लगाने आए और यहां प्रदर्शित वस्तुएं बहुत ही आकर्षक थीं। हालांकि वे असली थे या नकली, यह अज्ञात था। शायद किसी शिष्य ने रास्ते में कोई पत्थर उठा लिया हो और उसे बेचने के लिए स्टॉल पर रख दिया हो। शिष्य सड़क पर आते जाते रहते थे और समय समय पर वे रुकते, किसी दुकान पर जाते और अपनी पसंद की कोई वस्तु उठा लेते। और दुकान चलाने वाले शिष्य से जमकर मोल भाव करो।
कुछ शिष्य जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे और पहली बार बाजार जा रहे थे, वे दूसरे पक्ष की लार के छींटे पड़ने के डर से दूर छिप जाते थे। आखिरकार कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के सभी शिष्य तलवार चलाने वाले थे। एक तलवारबाज को बहादुर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या इस कीमत पर मोल भाव नहीं किया जा सकता? तो फिर चलो लड़ाई करते हैं। इस समय लू युवेई भी बाजार की सड़क पर टहल रही थी। उसकी पतली कमर, जिसे एक हाथ से घेरा जा सकता था, उसके कदमों के साथ इधर उधर हिल रही थी। इस दृश्य ने वहां उपस्थित कई पुरुष शिष्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना सुंदर फिगर, भले ही उपस्थिति अच्छी न हो, रोशनी बंद होने पर भी यह वैसा ही रहेगा। तथापि इस समय किसी ने भी लू युवेई से खुलकर बातचीत करने की हिम्मत नहीं की। उपस्थित लगभग सभी शिष्यों ने कल संप्रदाय दीक्षा समारोह में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुना था। एक महिला जो अपने कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के महान गुरु भाई को व्यक्तिगत रूप से उसे भर्ती करने के लिए आगे आने पर मजबूर कर सके। या तो वह उस महान गुरु भाई से संबंधित थी या उसकी पहचान बहुत खास थी। शायद उनके महान गुरु भाई को भी इस तरह की चीजें पसंद थीं। लू युवेई काफी देर तक बाजार में घूमता रहा और उसे केवल एक वुजन लॉ घास ही मिली, जिसका उपयोग साधक की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता था। इस तरह का उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पौधा पहले से ही साधारण शिष्य के लिए बहुत दुर्लभ था, लेकिन यह अभी भी उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने से बहुत दूर था। जब तक लुओ युवेई ने बाजार में हर दुकान का दौरा नहीं कर लिया, तब तक उसने अपना सिर हिलाकर हार नहीं मानी। पूरे बाजार की खोज करने के बाद वुजिन आयरन ग्रास के अलावा कोई अन्य उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पौधा दिखाई नहीं दिया। क्या मैं बहुत जल्दी आ गई? लुओ युवेई ने मन ही मन सोचा। फिर उसने इस बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह अनुमान अनुचित नहीं था। आखिरकार जब वह अपने पिछले जीवन में पहली बार संप्रदाय में शामिल हुई थी, तो उसे भी कीमती दवा की कोई खबर नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अधीर थी। अब वुजिन आयरन ग्रास को पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वह बाजार छोड़कर वुजिन आयरन ग्रास को परिष्कृत करने के लिए किंडलोंग पीक पर लौटने वाली थी, अचानक कुछ ही दूरी से एक विस्मयादिबोधक ध्वनि आई। जियांग तारानकन शिजियोंग, जियांग शिजियोंग यहाँ है। ये सुनकर लू युवेई की निगाहें तेज हो गईं और उसने अचानक ऊपर देखा। उसने जियांग चुवान को पंखा झलते देखा। उसके साथ दाक्सियोंग और एरजियोंग भी थे और वह शिष्यों की भीड़ से घिरा हुआ था, जैसे चांद के चारों ओर तारे हों। इस समय जियांग चुवान को लुओ युवेई की निगाह का आभास हो गया और उसकी आंखें घनी भीड़ को चीरती हुई लुओ युवेई से मिलीं। वह मुस्कुराया और उसकी ओर सिर हिलाया, फिर दाक्सियोंग और एरजियोंग को रुकने और प्रतीक्षा करने का इशारा किया, जबकि वह स्वयं अकेले बाजार के भीतर चाय घर में चला गया। हालांकि जियांग चुवान के मिलनसार और मिलनसार व्यवहार ने लुओ युवेई को उल्टी करने की इच्छा महसूस कराई। बस रुको जियांग चुवान, मैं जल्द ही या बाद में आपके पाखंडी मुखौटे को उजागर करूंगा। जियांग चुवान जिस चायघर में गया था, वह विशेष रूप से शिष्यों के लिए विश्राम करने और चाय पीने के लिए बनाया गया था। इस समय जैसे ही जियांग चुवान ने प्रवेश किया, चायघर में विस्मय की एक और लहर गूंज उठी। ये देखकर लुओ युवेई ने धीरे से अपनी नजरें डेक्सियोनग और एरजियोंग की ओर घुमाईं। इन दोनों ने जियांग चुवान के करीबी अनुचरों के रूप में उसे तब दबाया था जब वह अपने पिछले जीवन में पहली बार संप्रदाय में शामिल हुई थी। अंत में जियांग चुवान ही आगे आए और उसने दोनों से माफी मांगी और उसके बाद ही मामला समाप्त हुआ। अब इस बारे में फिर से सोचते हुए लुओ युवेई को केवल यह महसूस हुआ कि वह उस समय कितनी हास्यास्पद थी। जियांग चुवान ने पूरे समय उसे मूर्ख की तरह नाक से खींचा था। जैसे ही लुओ युवेई अभी भी अपने पिछले जीवन की यादों में डूबी हुई थी, वांग डाक्सियोंग और एरजियोंग अचानक उसके बगल वाले स्टॉल पर आ गए। वांग एरेक्सियोंग ने एक आध्यात्मिक क्यूई लॉकी उठाए और उसे स्टॉल मालिक के सामने हिलाते हुए पूछा, ये क्या आप इसे 5 स्पिरिट स्टोन के लिए बेचेंगे? ये सुनते ही स्टॉल मालिक का चेहरा तुरंत खराब हो गया। यह है भाई जियोनेग, आप जानते हैं कि यह आध्यात्मिक क्यूई लॉकी हमारे बाजार में बहुत लोकप्रिय है। इसे वास्तव में 5 स्पिरिट स्टोन के लिए नहीं बेचा जा सकता है। आध्यात्मिक क्यूई लॉकी को एक ऐसी वस्तु कहा जा सकता है जिसे अमर लोक में अधिकांश साधक अपने साथ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी शक्ति बहुत प्रबल थी, इसके विपरीत इसमें कोई विनाशकारी शक्ति ही नहीं थी। हालांकि आध्यात्मिक क्यूई लॉकी अपने अंदर आध्यात्मिक क्यूई को संग्रहित कर सकती है, जिसका उपयोग साधक द्वारा युद्ध के दौरान अप्रत्याशित आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। बाजार मूल्य के अनुसार एक आध्यात्मिक क्यूई लॉकी की कीमत कम से कम 50 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। स्टॉल मालिक जानता था कि उसके सामने बैठे दो लोगों को उकसाया नहीं जाना चाहिए,
इसलिए उसने दांत पीसते हुए और आंखें बंद करते हुए कहा, भाई जियोन, 25 स्पिरिट स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? इसकी कीमत इससे कम नहीं हो सकती। मैंने 5 स्पिरिट स्टोन कहा तो ये 5 स्पिरिट स्टोन है। जल्दी करो, मुझे इसे आखिरी बार कहने पर मजबूर मत करो। वांग एरेक्सियोग ने अपनी हथेली स्टाल पर पटक दी, उसकी आंखें क्रोध से बड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, मैं 100 स्पिरिट स्टोन का भुगतान करूंगा, मुझे यह आध्यात्मिक क्यूई लॉकी चाहिए। ये सुनकर तीनों ने आश्चर्य से अपना सिर घुमा लिया। लुओ युवेई किसी अज्ञात समय पर स्टाल पर पहुंची थी, उसकी निगाहें वांग एरेक्सियो के हाथ में आध्यात्मिक क्यूई लॉकी पर टिकी थी, उसकी आंखों में चमक थी। अभी अभी उसने अचानक आध्यात्मिक क्यूई लॉकी से 4 चरम गोलियों की आभा के रिसाव का पता लगाया था। अपने पिछले जीवन में उसने कीमियागिरी में भी हाथ आजमाया था और कई 100 वर्षों के संचय के बाद उसे मुश्किल से 5वीं श्रेणी की कीमियागर माना जा सकता था। हालांकि लुओ युवेई को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि चूंकि आध्यात्मिक क्यूई लॉकी के अंदर 4 अंगों की गोली छिपी हुई थी, तो उसने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल यही कह सकी कि यह उसकी एकाग्रता की कमी और लापरवाही का परिणाम है। आध्यात्मिक क्यूई लॉकी में 4 अंगों वाली गोली क्यों थी? यह संभव था कि किसी ने गलती से इसे आध्यात्मिक क्यूई लॉकी के विकास क्षेत्र में गिरा दिया था और यह एक परिपक्व आध्यात्मिक क्यूई लॉकी से आच्छादित हो गया था। जब वांग एरेक्सियोग ने देखा कि वह कौन है, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उग्र हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी आध्यात्मिक क्यूई लॉकी को स्टाल पर पटक दिया और लुओ युवेई की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम यांग युवेई युवा मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से भर्ती किए गए शिष्य हो, मैं वांग एरेक्सियो तुमसे डरता हूं। इस समय लुओ युवेई बेहद शांत दिखाई दे रही थी, उसके भरे हुए होठों पर एक हल्का सा वक्र बन रहा था। संप्रदाय में एक नियम है कि बाजार में सभी वस्तुओं पर शिष्यों द्वारा निष्पक्ष बोली लगाई जानी चाहिए। क्या तुम इतने लंबे समय से नौकर हो कि अब तुम संप्रदाय को भी अपनी आंखों में नहीं रखते? वांग एरेक्सियोव का शरीर उसके शब्दों से अकड़ गया और वह हकलाते हुए बोला, यांग युवेई, मेरी निंदा मत करो। मैंने ऐसा कब कहा? पास में खड़े वांग डाक्सियोव ने ये देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उन्होंने वांग एरेक्सियोव के कंधे पर थपथपाकर उसे पीछे हटने का संकेत दिया। तभी वांग डाक्सियोव आगे बढ़े और व्यंग्य करते हुए बोले, ये कैसा रहेगा? अगर आप मुझसे एक मुक्का ले सकें तो हम दोनों इसे 100 स्पिरिट स्टोन के बदले खरीद लेंगे और आपको इस आध्यात्मिक क्यूई लॉकी को पाने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास से गुजर रहे शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, वांग डाक्सियोव की साधना के साथ एक नए शिष्य के खिलाफ जो अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, एक मुक्का तो भूल ही जाए। वीर सागर क्षेत्र में एक नया शिष्य संभवतः दाओ पैलेस क्षेत्र में किसी से एक उंगली भी नहीं ले सकता। आसपास के शिष्यों की नज़र में लुओ युवेई इस जुए के लिए कभी सहमत नहीं होगा। लुओ युवेई की निगाहें ठंडी होकर दोनों पर घूम गईं, उनकी साधना पूरी तरह से उसके सामने उजागर हो गई। वांग डाक्सियोग और एरजियोन की साधना केवल दाओ महल क्षेत्र के 3रे या 5वें स्वर्ग पर थी। इस क्षेत्र के साधक भले ही 10 और आ जाएं, लुओ युवेई उन्हें एक ही हथेली से हरा सकता है। इस समय उसके लिए वह 4 अंक गोली पहले वाली वुजन आयरन ग्रास से कहीं अधिक मूल्यवान थी। 4 अंक गोली की औषधीय शक्ति के साथ वह 4 अंक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 दिनों के साधना समय को बचा सकती थी। ठीक है, लुओ युवेई ने उदासीनता से कहा, ठीक है, मैं जल्दी में हूं। जैसे ही लुओ युवेई के शब्द निकले, पूरा स्थान तुरंत कोलाहल से भर गया। यह नई महिला शिष्या जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था, वास्तव में वांग डाक्सियोव के साथ जुआ खेलने की हिम्मत कैसे कर पाई, जो दाओ पैलेस क्षेत्र में था? यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल आत्मविश्वास से जीता जा सकता था। वांग डाक्सियोव ने उसकी बातों पर व्यंग्य किया, उसकी अभिव्यक्ति अभिमानी थी। हम अज्ञानता की एक कीमत होती है। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया और उसके शरीर पर आभा एक टूटते हुए पहाड़ की तरह फूट पड़ी और लुओ युवेई की ओर मुक्का मारने लगी। ये दृश्य देखकर आसपास के कई शिष्य आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये ढहती हुई पहाड़ी मुट्ठी है। जैसा कि वरिष्ठ भाई वांग से उम्मीद की जाती है, उन्होंने वास्तव में ढहते पहाड़ की मुट्ठी को मामूली उपलब्धि तक विकसित किया है। क्या भयानक मुट्ठी आभा है। वरिष्ठ भाई वांग का वर्तमान क्षेत्र दाओ पैलेस क्षेत्र के 5वें स्वर्ग में होना चाहिए, है ना? हालांकि लुओ युवेई की अभिव्यक्ति बिना किसी बदलाव के शांत रही। वांग डाक्सियोव के जोरदार प्रहार का सामना करते हुए वह अपनी जगह पर डटी रही, न तो चकमा दिया और न ही टालमटोल किया।
जब तक तेज हवा उसके कान के पास से गुजरी और अगले ही पल वह उसके चेहरे से टकराने वाली थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में लुओ युवेई ने बगल में मुड़कर साथ ही साथ अपना दाहिना हाथ भी घुमाया और फिर हल्के से अपनी हथेली को वांग डाक्सियों की मुट्ठी पर दबाया। तुरंत बाद एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने आसपास के शिष्यों को अचंभित कर दिया। लुओ युवेई के हल्के हथेली के प्रहार के बाद वांग डाक्सियोग ने अचानक अपना संतुलन खो दिया और 2 कदम पीछे हट गया। ये देखकर लुओ युवेई ने भी खुद पर जोर डालने का नाटक किया और उसी तरह 2 कदम पीछे हट गई। इससे पहले उसने अपनी ताकत का केवल 20% ही इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि इसके बावजूद दूसरा पक्ष लगभग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लुओ युवेई को लगा कि अगर वह अपनी ताकत छिपाने की कोशिश नहीं कर रही होती, अगर वह अभी पूरी ताकत लगा देती तो शायद वह उसे मार सकती थी। मैं गलत तो नहीं हूं, है ना? इस नए शिष्य की पृष्ठभूमि क्या है जो वास्तव में वांग डाक्सियोग से ताड़ का फल ले सकता है? अरे साफ साफ देखो, ठीक है। ये तो साफ तौर पर बराबरी की टक्कर है। एक छोटी चिड़िया के अनुसार वह जूनियर सिस्टर यांग युवेई हैं, जो कल ही संप्रदाय में शामिल हुई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर सिस्टर यांग में जन्मजात दिव्य शक्ति हो? ये तो बहुत ही अपमानजनक है। लुओ युवेई ने गंभीर भाव प्रकट करते हुए दुकान से आध्यात्मिक क्यूई लौकी उठाए और जाने के लिए मुड़ गया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि जियांग चुवान बाद में उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जियांग चुवान को सभी शिष्यों के सामने एक अच्छे वरिष्ठ भाई का व्यक्तित्व बनाए रखना था, इसलिए वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा। जियांग चुवान के बारे में लुओ युवेई की समझ के आधार पर अगर उन्हें लगता था कि उनके अधीनस्थ अब उपयोगी नहीं है, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक तरफ कर देंगे। स्पष्ट रूप से 2 भालू एक नए शिष्य के हाथों अपना चेहरा खो चुके थे, इसलिए वे जियांग चुवान को इसके बारे में बताने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। लुओ युवेई का घायल अवस्था में चले जाना सभी ने देखा और तभी उन शिष्यों को अचानक इसका एहसास हुआ। पता चला कि इस महिला को वांग डाक्सियोग के प्रहार से आंतरिक चोटें आई थीं। उन्होंने सोचा, एक नया शिष्य दाव महल क्षेत्र में किसी के मुक्का खाने पर बिना खरोंच के कैसे बच सकता है। जैसे ही लुओ युवेई चला गया, शिष्यों ने देखा कि अब देखने के लिए कोई उत्साह नहीं है। वे तितर-बितर हो गए और केवल स्तब्ध वांग डाक्सियोग और उसके 2 साथी ही रह गए। वांग डाक्सियोग ने अपनी 4 उंगलियों पर हथेली के निशान को देखा और घबराकर चुप हो गया। सौभाग्य से मैंने युवा गुरु की बात मान ली और अपनी 80% शक्ति लगा दी। अगर मैं और ज्यादा रुक जाता तो मुझे डर है कि मैं सचमुच उस ताड़ का फल नहीं ले पाता। वांग डाक्सियोग मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहा था, जबकि उसके युवा गुरु के प्रति उसकी प्रशंसा और भी प्रबल हो गई। फिर उसने एक कियानकुन बैग निकाला और उसे अपने पास खड़े स्टॉल मालिक की ओर फेंक दिया। ये रहा तुम्हारा इनाम। स्टॉल मालिक ने कियानकुन बैग खोले और एक नजर डाली। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह जल्दी से हंसा। शुक्रिया दोनों वरिष्ठ भाई वांग। अगर ऐसा कुछ फिर कभी हो तो मुझे ढूंढना याद रखना। ... आधे पौने घंटे बाद सेक्ट मार्केट में एक चायघर की दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में जियांग चुवान ने अपनी थोड़ी को एक हाथ पर टिका लिया और वांग डाक्सियोग का वर्णन सुनने के बाद उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसके बगल में खड़े दोनों लोगों की ओर उसकी निगाह में प्रशंसा का भाव था। युवा मास्टर, क्या हमारा अभिनय बहुत अच्छा नहीं था? वांग एर्क्सियोग उसके बगल में खड़ा था, अपना सिर खुजला रहा था और हंस रहा था। जियांग चुवान ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से मेज पर 2 बार थपथपाया। तभी अचानक उनके हाथों में 2 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर हवा से प्रकट हुए। शाबाश, इनाम। भले ही जियांग चुवान ने उन्हें केवल 2 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए थे, लेकिन यदि उन्हें निम्न श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह 20,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होंगे। इतनी बड़ी रकम वांग डाक्सियोग और एर्जियोन के लिए कुछ समय तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त थी। अपने हाथों में उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को देखकर दोनों ने एक साथ प्रसन्नता व्यक्त की और जल्दी से और सावधानी से उन्हें दूर कर दिया। फिर उन्होंने जियांग चुवान को बार बार प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद युवा मास्टर। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उनके युवा गुरु का ऐसा करने के पीछे क्या इरादा था, लेकिन इतने आसान और उच्च पुरस्कार वाले कार्य को वे जितनी बार संभव हो उतनी बार करने में बेहद खुश होंगे। साथ ही दोनों ने मन ही मन ये भी निश्चय किया कि भविष्य में उन्हें अपने अभिनय कौशल को अगले स्तर तक ले जाना होगा, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करना होगा और नई उपलब्धियां अर्जित करनी होंगी।
जियांग चुवान उनकी बातों पर हल्के से मुस्कुराया और लापरवाही से उन दोनों की ओर हाथ हिलाकर उन्हें वापस जाने का संकेत दिया। केवल जब वह निजी कमरे में अकेला होता था तो जियांग चुवान के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक बेरोक-टोक हो जाती थी। जियांग चुवान को यह नाटक करने के लिए लोग इसलिए मिले क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने लुओ युवेई को सक्रिय रूप से 4 अंगों की गोली दे दी तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर देगी। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसने आपके जन्म के तुरंत बाद आपकी हड्डियां खोद ली थीं, अब मुस्कुराते हुए आपके पास आकर आपको लाभ पहुंचा रहा है। क्या आप सावधान नहीं होंगे? स्पष्ट रूप से लुओ युवेई के भेष और कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में घुसपैठ से यह देखा जा सकता था कि वह निश्चित रूप से एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थी। प्रसन्न होकर उसने अपने सामने रखा चाय का कप उठाया और उसमें से चाय पी ली। धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर उसने आसमान में लटकते गोल सूरज को देखा। जब अंत में ज्वार कम हो जाएगा तो वह भी प्रकाश की पहली किरण का स्वागत करेगा। किंगलोंग पीक पर अपने निवास पर लौटने के बाद लुओ युवेई ने तुरंत परिरक्षण संरचना को सक्रिय कर दिया। फिर वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गई और अपने कियानकुन बैग से आध्यात्मिक क्यूई लॉकी निकाली जो उसने पहले 2 भालुओं से प्राप्त की थी। संप्रदाय में केवल बहुत कम लोग जैसे जियांग चुवान के पास कियानकुन अंगूठी थी। लुओ युवेई की तरह अधिकांश लोग बैकअप के रूप में 1 या 2 कियानकुन बैग ले जाते हैं। लुओ युवेई ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक क्यूई लॉकी की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियों ने सहजता से आध्यात्मिक क्यूई लॉकी को छेद दिया, जिससे तुरंत ही उसके किनारे पर एक छेद खुल गया। आध्यात्मिक क्यूई लॉकी के भीतर पहले से ही संग्रहित आध्यात्मिक क्यूई की थोड़ी मात्रा तुरंत नष्ट हो गई और गायब हो गई। एक विचार के साथ लुओ युवेई ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके 4 चरम गोलियों को पतली हवा से बाहर निकाला। अपने हाथ में 4 एक्सट्रीमिटीज पिल की समृद्ध औषधीय सुगंध महसूस करते हुए लुओ युवेई की आंखें चमक उठीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक शीर्ष ग्रेड 4 एक्सट्रीमिटीज पिल होगी। इसके साथ मैं आज रात 4 चरम सीमाओं के दायरे में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। दाओ पैलेस क्षेत्र शिखर से लेकर 4 छोर क्षेत्र प्रथम स्वर्ग तक प्रतीत होने वाली छोटी क्षेत्र वृद्धि से मूर्ख मत बनिए। वास्तव में किसी बड़े क्षेत्र में प्रत्येक छलांग एक बड़े पैमाने पर गुणात्मक परिवर्तन लाती है, जिसकी तुलना किसी छोटे क्षेत्र को आगे बढ़ाने से नहीं की जा सकती। एक बार जब वह 4 छोरों के क्षेत्र में पहुंच गई तो लुओ युवेई, जिसके पास दाओयान शास्त्र और दाओ स्रोत अमर शरीर था, को 5वें स्वर्ग में एक साधक को हराने का आत्मविश्वास मिला, जबकि वह केवल पहले स्वर्ग में थी। ताकत का ये स्तर जियांग चुवान को तब तक सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त होगा। लुओ युवेई इस समय बहुत अच्छे मूड में थी, इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया, 4 चरम गोलियों को निगल लिया और इसे परिष्कृत करने के लिए पालथी मारकर बैठ गई। ... दूसरी ओर जियांग चुवान, जो प्रसन्नचित थे, शीघ्र ही किंगलोंग चोटी पर लौट आए। जैसे ही वह अपनी उड़ती तलवार पर सवार होकर अपनी अमर गुफा की ओर उड़ रहा था, लुओ युवेई के निवास से उठती ढालनुमा संरचना जियांग चुवान की दृष्टि में अत्यंत स्पष्ट थी। उसने नीचे देखा और धीरे से हंसते हुए कहा, लगता है मेरा छोटा सा पैसों का पेड़ पहले ही काम करना शुरू कर चुका है। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने आपके सामने ऐसा शो करने के लिए किसी को विशेष रूप से ढूंढ लिया। जैसे ही उसके शब्द गिरे, जियांग चुवान के विचारों में हलचल मच गई और उसके पैरों के नीचे उड़ती तलवार ने कुछ और बिंदुओं को तेज कर दिया, जिससे वह अगले ही पल अपनी अमर गुफा में वापस आ गया। इससे पहले कि वह दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर पाता, उसके पीछे से एक जरूरी आवाज सुनाई दी। शिष्य जियांग, रुको। ये सुनकर जियांग चुवान ने भ्रम में अपना सिर घुमा लिया। उसने एल्डर झांग लिंग की आकृति देखी, जो किसी अज्ञात समय पर उसके सामने आ गए थे। उनकी ठोड़ी के चारों ओर दाढ़ी थोड़ी बिखरी हुई थी। जाहिर है, ऐसा यहां आते समय बहुत तेज उड़ान भरने के कारण हुआ। जियांग चुवान ने उनका अभिवादन किया, तो यह एल्डर झांग है, क्या बात है। चलो अंदर चलते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं। ऐसा कहकर वह मुड़ा, दरवाजा खोला, आगे बढ़ा और दूसरे दल को अमर गुफा में ले गया। फिर दोनों एक चौकोर मेज पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। जियांग चुवान ने अपना हाथ हिलाया और उनके बीच अचानक एक चाय का सेट प्रकट हो गया। कप पहले से ही गर्म चाय से भरे हुए थे। जियांग चुवान ने आमंत्रण का इशारा करते हुए कहा, बड़े झांग, कृपया इसका स्वाद लें, ये स्वर्गीय पत्ती वाली चाय बहुत अच्छी है। ये सुनकर झांग लिंग की जियांग चुवान की ओर प्रशंसा की झलक दिखी। वह स्वर्गीय पत्ती चाय केवल अच्छी ही नहीं थी, यद्यपि इसका मूल्य दाओबोध चाय पत्तियों जितना अधिक नहीं था, फिर भी अधिकांश लोगों के लिए स्पिरिट स्टोन की बड़ी मात्रा के साथ भी इसे प्राप्त करना उतना ही कठिन था। हेवन लीफ टी का कार्य पीने वाले की आध्यात्मिक क्यूई अवशोषण गति को बढ़ाना था,
और इसका प्रभाव स्पिरिट गैदरिंग पिल्स की तुलना में बहुत बेहतर था। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के एक आंतरिक बुजुर्ग के रूप में झांग लिंग के पास स्वाभाविक रूप से कुछ था। हालांकि वह इससे तभी निकलते थे जब उनका किसी से मित्रता करने का इरादा होता था। आमतौर पर वह स्वयं इसे शायद ही कभी पीते थे। झांग लिंग ने चाय का कप उठाया, हल्का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छी चाय है, इसके लिए शिष्य जियांग को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा। जियांग चुवान ने अपना हाथ हिलाया। ये कुछ भी नहीं है एल्डर झांग, जितना चाहें उतना पिएं। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके कियानकुन रिंग में अभी भी इस हेवन लीफ टी की कई कैटी मौजूद है। आमतौर पर जियांग चुवान इसे पीने के लिए नियमित चाय की तरह ही मानते थे। जब वह इसे पूरा कर लेता तो वह बस एक सूची लिख लेता और उसे व्यक्तिगत रूप से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जियांग परिवार के नौकर यह काम कर देते। फिर वह पीछे झुका, अपने पैर क्रॉस करके बैठा और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एल्डर झांग मुझे ढूंढने क्यों आए हैं? झांग लिंग ने धीरे से अपना चाय का कप नीचे रखा और कहा, पासी घाटी में हाल ही में कुछ झटके महसूस किए गए हैं और संप्रदाय ने लोगों को जांच के लिए भेजने की योजना बनाई है। शिष्य स्वीकृति समारोह अभी अभी संपन्न हुआ है और नए शिष्य भी इसमें शामिल होंगे, इसलिए इसे एक प्रकार का अनुभव माना जा सकता है। संप्रदाय ने पहले ही ग्रैंड एल्डर के साथ इस पर चर्चा कर ली है। इस बार शिष्य जियांग, आप टीम का नेतृत्व करेंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि वांग परिवार का पवित्र पुत्र भी पासी घाटी के पास प्रकट हुआ है और वह आपका पुराना प्रतिद्वंद्वी शिष्य जियांग है। यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वहां उपस्थित दोनों लोग जानते थे कि इस मामले का नए शिष्यों से कोई लेना देना नहीं था। अधिक से अधिक यह उन्हें दुनिया देखने देने के लिए था। ध्यान अभी भी अन्य पवित्र भूमि और कुलीन परिवारों की शक्तिशाली युवा पीढ़ी पर था और इसके लिए जियांग चुवान, जो युवा पीढ़ी में एक विलक्षण प्रतिभा थे, को आगे आने की आवश्यकता थी। वांग परिवार का पवित्र पुत्र। ये सुनकर जियांग चुवान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे इस व्यक्ति का कुछ आभास हो गया है। उनके पूर्ववर्ती को वांग परिवार की एक जुआ पत्थर की दुकान में उनके द्वारा बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन से ठगा गया था। यदि जियांग चुवान को सही याद है तो उस समय वांग परिवार का पवित्र पुत्र का क्षेत्र उसके अपने क्षेत्र से भी अधिक ऊंचा था। इसके अलावा उसके पास असंख्य बिजली आत्मा शरीर था जो स्वर्गीय बिजली हमलों को बुलाने में सक्षम था और उसकी ताकत वास्तव में प्रोडिजी जैसी थी। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में दोनों मैच ड्रॉ रहे थे और कोई स्पष्ट विजेता नहीं रहा था। जियांग चुवान ने लयबद्ध तरीके से अपनी तर्जनी उंगली मेज पर थपथपाई, कुछ देर तक विचार किया, फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। चूंकि और कुछ नहीं है, इसलिए मैं यात्रा करूंगा। जियांग चुवान को ये समझ में आ गया कि संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित मामलों के लिए भले ही वह मना करना चाहे, उसके पिता, जो कि सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, फिर भी उसे जाने के लिए मजबूर करेंगे। आखिरकार यदि उनके संप्रदाय की युवा पीढ़ी को दबाया गया तो संप्रदाय के विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसके अलावा जियांग चुवान ने अभी अभी देहांतरण किया था और उसे अभी तक इस दुनिया की स्पष्ट समझ नहीं थी, इसलिए अब बाहर जाकर खोज करना उसके लिए एक अच्छी बात होगी। जियांग चुवान को सहमत होते देख झांग लिंग इतना मुस्कुराया कि उसके चेहरे की झुर्रियां सिकुड़ गईं। बहुत बढ़िया, इस बार शिष्य जियांग के नेतृत्व में टीम के साथ संप्रदाय को आसानी होगी। झांग लिंग को विदा करने के बाद जियांग चुवान अपने मास्टर बेडरूम में वापस आ गया और लेट गया। छत को देखते हुए उसका मन एक पल के लिए अनगिनत विचारों से भर गया। अब लुओ युवेई भी उनके साथ जाएगा। यदि पासी घाटी में कोई अवसर दिखाई देता है तो वह उसे प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है और अंत में उसे केवल लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये सोचते हुए जियांग चुवान को अपना निश्चिंत, आरामदायक भविष्य पहले से ही दिखाई देने लगा। लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी जिसने उसके विचारों को बाधित कर दिया। डिंग। अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई ने सफलतापूर्वक 4 चरम सीमाओं के दायरे में पहला स्वर्ग पार कर लिया है। 10,000 बार वापसी शुरू हुई। मेजबान की साधना ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र शिखर तक बढ़ गई है। डिंग। अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई ने वुजन आयरन ग्रास का सेवन कर लिया है। उसकी ताकत एक हाथी की शक्ति से बढ़ गई है। 10,000 बार वापसी शुरू हुई। मेजबान की ताकत 10,000 हाथियों की शक्ति से बढ़ गई। इससे पहले कि जियांग चुवान प्रतिक्रिया कर पाता, हिंसक आध्यात्मिक क्यूई की एक लहर तुरंत उसके सभी मेरिडियन में प्रवाहित हो गई। मानो आत्मज्ञान का बपतिस्मा प्राप्त कर लिया हो। जियांग चुवान की साधना आसमान छूने लगी। ये तभी रुका जब वह ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र 9वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया।
उसके शरीर में लगातार भयानक शक्ति प्रवाहित हो रही थी, मानो अनंत हो। जियांग चुवान को तो ये भी महसूस हुआ कि उसकी वर्तमान सत्ता पूर्ण शक्ति के प्रहार के साथ आधे कदम की ताकतवर आकृति द्वारा भी प्रतिरोध नहीं की जा सकती। जिज्ञासावश जियांग चुवान ने अपनी कियानकुन रिंग से एक स्पिरिट सोल्जर ग्रेड लंबी तलवार निकाली। उसने एक हाथ से तलवार को पकड़ लिया, फिर हिंसक ढंग से बल लगाया। दरार आत्मा सैनिक श्रेणी की लंबी तलवार को वास्तव में जियांग चुवान ने एक हाथ से 2 टुकड़ों में कुचल दिया था, और जो हिस्सा उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था वह भी टुकड़ों में बदल गया था। उसके हाथों को देखकर जियांग चुवान के दिल में तूफान उठ गया। 10,000 हाथियों की शक्ति सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण है। तथापि अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सिस्टम का 10,000 गुना रिटर्न दायरे की मात्रा में वृद्धि नहीं थी, बल्कि गुणवत्ता पर आधारित थी। उदाहरण के लिए, यदि लुओ युवेई इस बार 10,000 बार वापसी के तहत दाव पैलेस दायरे में आगे बढ़ता है, तो वह 10,000 दायरे की उन्नति हासिल नहीं करेगा और सीधे अमरता तक नहीं पहुंचेगा। इसके बजाय लुओ युवेई के सुधार की गुणवत्ता को 10,000 गुना बढ़ाया जाएगा और फिर जियांग चुवान को वापस कर दिया जाएगा। आखिरकार किसी छोटे क्षेत्र की प्रत्येक सफलता व्यक्ति की अपनी शक्ति में कई गुना वृद्धि लाती है। अब ये 10,000 बार वापसी उसे ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र शिखर तक पहुंचने की अनुमति देना भी उचित था। डिंग, अनुबंध लक्ष्य हार्टबीट मान फंक्शन सक्रिय हो गया है। सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। जियांग चुवान ने भौहें उठाई और पूछा, सिस्टम, इस हार्टबीट वैल्यू का क्या उपयोग है? अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई हार्टबीट इंडेक्स -100। होस्ट को उत्तर दें, जब अनुबंध लक्ष्य का हार्टबीट इंडेक्स 50 तक पहुंच जाता है तो असंख्य वर्ल्ड शॉप फंक्शन सक्रिय किया जा सकता है। -100। सिस्टम, हार्टबीट इंडेक्स -100 के साथ मेरे सामने अनुबंध लक्ष्य की मानसिकता क्या है? जियांग चुवान ने उत्सुकता से पूछा। तब सिस्टम ने ठंडे स्वर में सिर्फ 4 शब्द कहे, नश्वर शत्रु। ये सुनकर जियांग चुवान दंग रह गया, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि लुओ युवेई वास्तव में हर समय उसे मारने के बारे में सोच रहा था? PS जादुई खजाने के ग्रेड हैं नश्वर सैनिक, आत्मा सैनिक, पृथ्वी सैनिक, स्वर्ग सैनिक, राजा सैनिक, सम्राट सैनिक, संत सैनिक, सम्राट सैनिक। अगली सुबह जियांग चुवान को सुबह जल्दी उठने वालों ने नींद से जगा दिया। उसी समय सिस्टम का संकेत अचानक बज उठा, जिसने उसे तुरंत उत्साहित कर दिया। डिंग, अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई ने एक मध्यम ग्रेड पृथ्वी खजाना कलाकृति लॉन्गस्वॉर्ड प्राप्त किया है। 10,000 गुना वापसी शुरू हुई। मध्यम श्रेणी की स्वर्गीय खजाना कलाकृति आपको लंबी तलवार जारी की गई है। अचानक उसके सामने प्रकट हुई नीली लंबी तलवार को देखते हुए जियांग चुवान ने एक भान उठाए, धीरे से यूलॉन तलवार को उठाया। इसका मुठ स्पर्श करने पर ठंडा था। तलवार के शरीर पर एक लंबा ड्रैगन बना हुआ था जो सजीव था, मानो वह अगले ही पल तलवार से बाहर निकलकर आकाश में उड़ जाएगा। स्वर्गीय खजाना कलाकृति श्रेणी के हथियार ज्यादातर शक्तिशाली साधकों के हाथों में होते थे। पूर्वी महाद्वीप में कलाकृति शोधकों की कमी के साथ साथ विभिन्न उच्च गुणवत्ता वाले खजाना कलाकृतियों की आपूर्ति कम थी। आज पूर्वी महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ कलाकृति शोधक को भी स्वर्गीय खजाने की कलाकृति बनाने में कई वर्ष लग जाएंगे। यदि कोई स्वर्गीय खजाना कलाकृति बाहरी हाथों में पड़ जाए तो लोग निस्संदेह उसके लिए जी जान से लड़ेंगे। यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा स्वामी जियांग चुवान के पास भी केवल निम्न श्रेणी की स्वर्गीय खजाने की कलाकृति थी। मध्यम श्रेणी की पृथ्वी खजाना कलाकृति प्राप्त करने के लिए लुओ युवेई ने इतनी सुबह क्या किया? जियांग चुवान ने यूलॉन तलवार को एक तरफ रख दिया। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। बहुत सोचने के बाद भी जियांग चुवान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। वह इसे केवल भाग्यशाली महिला के अद्वितीय अवसरों का ही श्रेय दे सकते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने इसे यूं ही जमीन से उठा लिया हो, है ना? ... नहाने के बाद सफेद वस्त्र पहने जियांग चुवान इत्मीनान से अपनी अमर गुफा से बाहर चला गया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे देखने पर नीचे स्थित विभिन्न शिष्यों के निवास स्थान जियांग चुवान को दिखाई दे रहे थे। उसी समय लुओ युवेई पहाड़ से ऊपर की ओर आ रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से भरी हुई थीं। आज वह सूर्योदय से पहले ही पहाड़ से नीचे उतर गई थी। उसके पिछले जीवन की समयरेखा के अनुसार आज युवा शिष्यों के समूह के पासी घाटी में जाने से पहले संप्रदाय के न्याय के हॉल के मुख्य एल्डर डू जुएयान एक पुरानी चोट के उभरने के कारण अचानक खून की खांसी करेंगे और न्याय के हॉल के बाहर 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ी चट्टान के पास बेहोश हो जाएंगे। अपने पिछले जीवन में उसे एक गुजरते हुए बुजुर्ग द्वारा आधे घंटे बाद ही खोजा गया था।
वह अंततः एक औषधीय गोली और निंग शिन की जल आत्मा शरीर की बदौलत जाग गई। होश में आने के बाद डू जुयान निंग शिन के प्रति और भी अधिक सुरक्षात्मक हो गया, और यहाँ तक कि उसे मौके पर एक मध्यम ग्रेड पृथ्वी खजाना कलाकृति भी दी। अपने पिछले जीवन में महारानी के रूप में इतनी पुरानी चोट को दबाना लुओ युवेई के लिए आसान था। आज वह एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना आधा घंटा पहले आ गई। उसने उस व्यक्ति को मौके पर ही बचा लिया। डू जुयान द्वारा दी गई मध्यम श्रेणी की पृथ्वी खजाना कलाकृति प्राप्त करने के बाद उसे न्याय के हॉल के मुख्य बुजुर्ग का भी समर्थन प्राप्त था। इस समय लुओ युवेई का मूड स्वाभाविक रूप से खुश था। जैसे ही वह अपने निवास के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसके कदम रुक गए और उसने अवचेतन रूप से ऊपर देखा। उसकी नज़र जियांग चुवान से मिल गई। उनकी नज़रों के एक दूसरे से मिलते समय जियांग चुवान ने पलकें झपकाईं, जिससे एक सौम्य मुस्कान प्रकट हुई। हालांकि लुओ युवेई ने उल्टी करने की इच्छा को दबा दिया। जल्दी से जियांग चुवान की निगाहों से बच गई, अपने गालों को गर्म करने के लिए अपनी आध्यात्मिक क्यूई का इस्तेमाल किया और घर में भागते समय बहुत शर्मीली होने का नाटक किया। उसी समय दोनों के मन में एक विचार आया, नाटक करने में बहुत अच्छे हो। 2 घंटे बाद कंग्युआन तलवार संप्रदाय के जोगमेन स्क्वायर के अंदर, संप्रदाय के भीतर 9 चोटियों में से प्रत्येक ने 2 आंतरिक संप्रदाय शिष्यों और 2 नवप्रवेशित युवा शिष्यों को भेजा था। कुल 36 लोग ऊंचे मंच के नीचे 9 पंक्तियों में बड़े करीने से खड़े थे, और लुओ युवेई को छोड़कर सभी ऊंचे मंच पर सफेद वस्त्र पहने आकृति को श्रद्धा से देख रहे थे। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उनके प्रशिक्षण में एक शक्तिशाली वरिष्ठ भाई उनका नेतृत्व कर रहा था। कई लोग तो जियांग चुवान को उत्साह भरी निगाहों से देखते थे और उनका पक्ष लेने की इच्छा रखते थे। हालांकि कुछ शिष्य जो कल के संप्रदाय बाजार की घटना के बारे में जानते थे, कभी कभी वांग डाक्सियोनेग और लुओ युवेई के बीच अपनी निगाहें घुमाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों। आखिरकार ये पासी घाटी जैसी खतरनाक जगह थी, और आंतरिक संप्रदाय के शिष्य वांग डाक्सियों के लिए गुप्त रूप से लुओ युवेई के लिए चीजों को मुश्किल बनाना बहुत आसान होगा। क्विंगलांग पीक ने वांग डाक्सियो, निंग शिन और लुओ युवेई को भेजा था। साथ ही झो बिन नामक एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को भी भेजा था जो दाओ पैलेस क्षेत्र में था। इस समय वांग डाक्सियो, जैसा कि अन्य शिष्यों ने उम्मीद की थी, लुओ युवेई को अपनी सबसे भयंकर नजर से घूर रहा था। जो शिष्य नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा होगा कि लुओ युवेई ने उनके परिवार का चावल चुरा लिया है। हालांकि लुओ युवेई शांत रहे, उन्हें वांग डाक्सियो की शत्रुता की जरा भी परवाह नहीं थी। वह ऊंचे मंच पर अपनी आंख के कोने से जियांग चुवान की हर हरकत पर लगातार नजर रख रही थी। उसके 4 चरम क्षेत्र साधना और मध्यम ग्रेड पृथ्वी खजाना आर्टिफैक्ट के साथ, जो पहले डू जुएयान द्वारा उपहार में दिया गया था, पासी घाटी की यह यात्रा उसके लिए बाद में गुप्त क्षेत्र की अराजक लड़ाई में खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थी। उस समय वह परिस्थिति के अनुसार कार्य करती थी, संभवतः वह परेशानी भी खड़ी कर सकती थी। इस समय झो बिन, जो लुओ युवेई के बगल में खड़ा था, मुस्कुराया और कहा, जूनियर सिस्टर यांग, जब हम पासी घाटी पहुंचे तो हम साथ साथ यात्रा करें तो कैसा रहेगा? इस तरह हम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। बोलते हुए उसने लुओ युवेई की ओर हाथ बढ़ाया, मानो हाथ मिलाना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अलग तरह की इच्छा प्रकट हो रही थी। झो बिन ने पहले लुओ युवेई की जांच की थी और पता चला था कि संभवतः जियांग चुवान से जुड़े होने के अलावा वह सिर्फ एक नई शिष्या थी जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। अब जब उसका वांग डाक्सियो के साथ संघर्ष था तो ये स्पष्ट था कि उसका जियांग चुवान से कोई संबंध नहीं था। जब तक वह लुओ युवेई को कुछ मीठे लाभ देता रहेगा, क्या वह आज्ञाकारी होकर उसकी बाहों में नहीं गिर जाएगी? संप्रदाय में झो बिन के लिए इस चाल की सफलता दर लगभग 100% थी, और इस पद्धति का उपयोग करके कई जूनियर बहनों को पहले ही भ्रष्ट किया जा चुका था। जहां तक वांग डाक्सियो का सवाल है, झो बिन की स्थिति को देखते हुए दूसरे पक्ष को अभी भी उसे कुछ सम्मान देना होगा। यह कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, अधिक से अधिक वह बस कुछ स्पिरिट स्टोन निकाल लेगा और वांग डाक्सियो को कुछ लाभ देगा। लुओ युवेई ने उसकी ओर देखा, फिर उस हाथ की ओर जो उसने उसकी ओर बढ़ाया था। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने पिछले जन्म में इस व्यक्ति के बारे में सुना था। झो बिन किंगलों पीक के एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में संप्रदाय में एक प्रतिष्ठा थी जो केवल उच्च थी, और उसकी ताकत भी सबसे आगे थी। हालांकि अपने पिछले जीवन में इस व्यक्ति को एक महिला शिष्य को भ्रष्ट करने में विफल रहने और न्याय के हॉल को रिपोर्ट करने के बाद संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था। लुओ युवेई को ऐसे मैल को देखकर ही घृणा महसूस हुई।
लुओ युवेई को कोई कदम न उठाते देख झोउ बिन का बड़ा हुआ दाहिना हाथ हवा में ही अकड़ गया और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। इस महिला ने उसकी भी अवहेलना करने का साहस किया। झोउ बिन, वह निश्चित रूप से उसे पछतावा कराएगा। ये सोचते हुए झोउ बिन की नजर पास ही स्थित वांग डाक्सियोग पर पड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। फिर वह एक क्षण के लिए लुओ युवेई के आकर्षक स्वरूप को देखता रहा और फिर मुड़कर एक तरफ हट गया। जियान चुवान ऊंचे मंच पर खड़े होकर नीचे के दृश्य को देख रहा था। कभी कभी उनकी आंखों में मुस्कान आ जाती थी। लगता है मेरे दरवाजे पर और भी अनुभव पैकेज पहुंचाए जा रहे हैं। केवल झोउ बिन, जिसके पास केवल दाव महल क्षेत्र की ताकत थी, को लुओ युवेई एक ही हाथ से दबा सकता था, इसलिए जियान चुवान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर जियान चुवान को लगा कि भाग्य पुत्र होने के नाते उसका विकास पथ बहुत कठिन था। वह या तो स्तर बढ़ाने के लिए राक्षसों से लड़ रहा था या स्तर बढ़ाने के लिए राक्षसों से लड़ने की राह पर था। लगातार जीवन मरण के संकटों का सामना कर रहा था और यहाँ तक कि अपनी किस्मत बदलने के लिए उसे स्वर्ग की भी अवहेलना करनी पड़ रही थी। बस इसके बारे में सोचना ही दुखद था। हालांकि उनकी अपनी पहचान खलनायक जैसी ही थी, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें। बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें जो चाहिए था वो सब मिलता रहा और साधना के साधन भी आसानी से उपलब्ध थे। उन्होंने अकल्पनीय आनंद का जीवन जिया। इस समय जियान चुवान ने अपने पीछे खड़े वांग एर्क्सियोग को इशारा किया और वांग एर्क्सियोग तुरंत समझ गया और एक कदम आगे बढ़ा। फिर उसने कहीं से एक सींग के आकार की वस्तु निकाली और उसे जियान चुवान को सौंप दिया। जियान चुवान ने उसे अपने हाथ में लिया और बाएं से दाएं की ओर देखते हुए, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। क्या बात है, यह उसके पिछले जीवन में सब्जी मंडियों में सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे मेगाफोन से किस प्रकार भिन्न था। जियान चुवान ने अपना सिर घुमाकर वांग एर्क्सियोग की ओर देखा। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। अपनी पिछली यादों में उसने ये चीज कभी नहीं देखी थी। युवा गुरु, क्या आपने मुझसे एक आध्यात्मिक कलाकृति खोजने के लिए नहीं कहा था जो ध्वनि को बढ़ा सके? यह आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब है जिसे संप्रदाय के कलाकृति शोधन मंडप द्वारा नव विकसित किया गया है और यह बहुत उपयोगी है। वांग एर्क्सियोग ने जियान चुवान की ओर एक भान उठाए। उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। तो यह नया विकसित किया गया था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था। जियान चुवान ने अपने हाथ में आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब को देखा और उसमें कुछ बार फूंकने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। यह कोई अर्थ तैयार उत्पाद तो नहीं है ना? जियान चुवान ने मन ही मन सोचा। उसी समय उसने अवचेतन रूप से हाथ बढ़ाकर उसे थपथपाया, लेकिन आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। नीचे सभी लोग जियान चुवान को ऊंचे मंच पर एक छोटे मेगाफोन के साथ काम करते देख वे सभी चकित रह गए। इस समय उसके पीछे खड़े वांग एर्क्सियोग ने चुपचाप अपना सिर बाहर निकाला और फुसफुसाकर स्पष्टीकरण दिया। युवा गुरु, इस चीज को काम करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई की आवश्यकता है। जियान चुवान ने ये सुना और उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। क्या इस युवा मास्टर को आपकी शिक्षा की आवश्यकता है? मैं केवल इसकी आंतरिक संरचना का अवलोकन कर रहा हूँ। जियान चुवान द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद वांग एर्क्सियोग ने एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया। इसके बाद जियान चुवान ने इसमें आध्यात्मिक क्यूई इंजेक्ट करने की कोशिश की और आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब में बोला। सभी जूनियर भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि आप सभी ने पासी घाटी की कुख्यात प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। आपकी साधना बहुत गहराई से अध्ययन किए बिना भी अत्यंत खतरनाक होगी। आपके वरिष्ठ भाई के रूप में जियान चुवान आपके साथ यात्रा करेंगे, लेकिन इस बार आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए जा रहे हैं। आपको स्वयं ही उचित माप लेना चाहिए। जियान चुवान के शब्दों को आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब द्वारा असीम रूप से प्रवर्धित किया गया था और पूरे जोगमेन स्क्वायर में लगभग सभी शिष्यों द्वारा गगनभेदी ध्वनि सुनी जा सकती थी। नीचे बैठे नए शिष्यों ने ये सुना और उनके भाव अस्वाभाविक हो गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि एक बार जब वे अनुभव के लिए बाहर जाने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो वे चिंतामुक्त होकर आराम से बैठ जाएंगे और उपकरण उठा लेंगे। लेकिन जियान चुवान के शब्दों से उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि यह यात्रा निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होगी। लेकिन फिर जियान चुवान ने विषय बदल दिया। हालांकि चूंकि संप्रदाय ने मुझे इस अनुभव के लिए नेता के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए जब हम बाहर होंगे तो स्वाभाविक रूप से मैं आपकी देखभाल करूंगा। यहाँ 36 रक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। आप में से प्रत्येक को एक मिलेगा। संप्रदाय में अपने प्रवेश के क्रम में उन्हें चुनें।
जैसे ही उसने बात की, जियांग चुवान ने अपना हाथ हिलाया और आधे चौथाई घंटे में एक चमकदार रोशनी अचानक फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद आध्यात्मिक कलाकृतियों का ढेर उसके सामने हवा में बिखर गया, जिसमें कवच, ढाल, हृदय की रक्षा करने वाले दर्पण, हेलमेट, पेंडेंट और अन्य सभी चीजें शामिल थीं। ये सब आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं। नीचे खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और नए शिष्यों ने जियांग चुवान को और भी अधिक उत्साहपूर्ण नजरों से देखा। उपस्थित शिष्यों में से आधे अभी भी वीरसागर क्षेत्र में थे। उनके लिए उनके वर्तमान क्षेत्र में आध्यात्मिक कलाकृति ऐसी चीज थी जो केवल संयोग से ही मिल सकती थी। यहाँ तक कि छोटे राजवंशों और छोटे कुलीन परिवारों के बच्चों के पास भी अधिक से अधिक एक आध्यात्मिक कलाकृति होती थी, अन्य के लिए तो कहना ही क्या। अब जियांग चुवान ने अपने हाथ की एक झटकी से 36 आध्यात्मिक कलाकृतियां बनाई, जो इतनी संपत्ति प्रदर्शित कर रही थीं। इस कार्य से सभी लोगों के मन में इस महान गुरु वरिष्ठ भाई के प्रति और भी अधिक सम्मान उत्पन्न हो गया। चूंकि जियांग चुवान की आवाज आध्यात्मिक क्यूई प्रवर्धक ट्यूब के माध्यम से प्रसारित की गई थी, इसलिए पूरे जोगमेन स्क्वायर में सभी शिष्यों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। चौक से गुजरते हुए कुछ शिष्यों की आंखों में ईर्ष्या झलक रही थी जब उन्होंने ऊंचे मंच को देखा। जैसा कि जियांग शिक्सियोग से उम्मीद थी, वह इतना भव्य प्रदर्शन कर सकता है। जियांग शिक्सियोग ने वास्तव में हम जूनियर भाइयों और जूनियर बहनों के लिए अपना दिल लगा दिया। मैं भी जियांग शिक्सियोग के साथ अनुभव के लिए संप्रदाय से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लुओ युवेई ने मन ही मन उपहास किया, क्या जियांग चुवान जैसा कोई व्यक्ति इतना दयालु होगा। वो बस धन का उपयोग रास्ता बनाने, दूसरों को खरीदने और संयोगवश अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए करना चाहता है। हम खैर मुफ्त में मिली चीज न लेने का कोई कारण नहीं है। आध्यात्मिक कलाकृति स्तर की रक्षात्मक वस्तु के साथ जब मैं पासी घाटी जाऊंगा तो मुझे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ये दृश्य मेरे पिछले जन्म की स्मृतियों में क्यों नहीं आया। सभी की निगाहों का सामना करते हुए जियांग चुवान की अभिव्यक्ति शांत थी और वह बिना किसी जल्दबाजी के बोला, एक बार ये आध्यात्मिक कलाकृतियां दे दी गईं तो मैं इन्हें वापस नहीं लूंगा। तुम्हें इन्हें जल्दी से गर्म करके पोषित करना होगा। शिष्यों ने एक स्वर में जवाब दिया, फिर एक एक करके अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियों का दावा करने के लिए आगे बढ़े। लुओ युवेई ने लापरवाही से एक पेंडेंट उठाया, अपनी आंखें नीची की और मधुरता से कहा, धन्यवाद जियांग तारानकन शिक्सियोनेग। जियांग चुवान को ये बात मनोरंजक लगी और उसने उसका कंधा थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है जूनियर बहन। साधना पर ध्यान केंद्रित करना और संप्रदाय में योगदान देने का प्रयास करना याद रखें। लुओ युवेई का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसके चेहरे के भावों पर उसका नियंत्रण लगभग खत्म हो गया। जिस क्षण जियांग चुवान ने उसके कंधे को छुआ, उसके मन में उसे तलवार से काट डालने का आवेग उत्पन्न हुआ। लेकिन लुओ युवेई जानती थी कि यह असंभव था, उसके पास वर्तमान में जियांग चुवान का सीधे सामना करने की ताकत नहीं थी। जैसे ही लुओ युवेई ने पेंडेंट को परिष्कृत किया, जियांग चुवान के दिमाग में यांत्रिक आवाज भी एक साथ गूंजने लगी। डिंग। अनुबंध लक्ष्य लुओ युवेई ने एक मध्यम ग्रेड पृथ्वी ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृति प्राप्त की है। 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर, मध्यम ग्रेड पृथ्वी ग्रेड रक्षात्मक पेंडेंट जारी किया गया है। ये सुनकर जियांग चुवान के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं दिखी। उसके पास पहले से ही कई पृथ्वी स्तर की कलाकृतियां थीं तथा एक और कलाकृतियां उसे अधिक शक्ति वृद्धि नहीं दिला सकती थीं। जियांग चुवान ने मुड़कर लुओ युवेई और अन्य लोगों की ओर देखा और सबसे पहले जोगमेन स्क्वायर से बाहर निकल गया। अपनी आध्यात्मिक कलाकृतियां तैयार करके चलिए प्रस्थान करें। हमारा गंतव्य पासी घाटी है। इस बार जियांग चुवान की कार्रवाई आंशिक रूप से लुओ युवेई को आध्यात्मिक हथियार देने के लिए अपने पद का उपयोग करने के विचार के कारण थी। हालांकि इससे भी बड़ा कारण लोगों का दिल जीतना था। जैसा कि कहावत है, जो लोगों का दिल जीत लेता है वह दुनिया जीत लेता है। उन उपन्यासों में खलनायक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के आदी हैं, भले ही उनके आसपास के सभी लोग उनके साथ सम्मान से पेश आते हों। लेकिन जैसे ही खलनायक गिरता है तो जिन लोगों पर वे सचमुच भरोसा कर सकते हैं उनकी संख्या निश्चित रूप से बहुत कम रह जाती है। शायद वे लोग जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले नाराज किया था उनके विरुद्ध एकजुट हो जाएंगे। उपन्यासों में ये घटना बहुत आम है। चाहे जियांग चुवान इस दुनिया में खलनायक हो या नहीं, उसे पहले से तैयारी करनी होगी। महान झोउ राजवंश की सीमा पर पूर्वी महाद्वीप के 5 क्षेत्रों में से एक 8 चरम क्षेत्रों के सबसे दक्षिणी भाग में 1000 ली तक फैली एक विशाल घाटी थी। वह कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के समूह का गंतव्य था, पासी घाटी। जियांग चुवान ने पास ही स्थित शहर की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा,
ये स्थान पासी घाटी के निकट है और घाटी से भयंकर राक्षस अक्सर प्रकट होते हैं। एक बार जब हम शहर में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको इसे लापरवाही से नहीं छोड़ना चाहिए। कल हम दोनों साथ साथ घाटी में प्रवेश करेंगे, समझे? हम समझते हैं। उसके पीछे खड़े शिष्यों ने एक स्वर में सिर हिलाया। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय से इतनी दूर तक यात्रा करने के बाद वे कुछ भावुक हुए बिना नहीं रह सके। यद्यपि वे अभी तक संप्रदाय में शीर्ष स्तर पर नहीं थे, लेकिन एक बार जब उन्होंने संप्रदाय छोड़ दिया तो अन्य बलों के लोगों की तुलना में वे सबसे चमकदार थे। इसका मुख्य कारण ये था कि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय 8 चरम सीमाओं के केंद्र में स्थित था। 8 चरम डोमेन के संसाधन न केवल अन्य 4 डोमेन की तुलना में अधिक समृद्ध थे, बल्कि इसने कई विलक्षण प्रतिभाओं को भी जन्म दिया। और डोमेन में एकमात्र पवित्र भूमि के रूप में 8 चरम डोमेन में लगभग सभी सेनाएं कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में थीं। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की यह यात्रा एक राजवंश के सम्राट की निजी निरीक्षण यात्रा के समान थी। समाचार प्राप्त होने पर विभिन्न प्रमुख सेनाओं ने अपने शिष्यों को बाहर जाने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें डर था कि कोई लापरवाह शिष्य जियान चुवान और उसके समूह को नाराज कर सकता है। इस समय महान झोउ राजवंश के अधिकारियों का एक समूह पहले से ही शहर के द्वार पर इंतजार कर रहा था, जो जियान चुवान को सम्मानपूर्वक प्रणाम कर रहे थे और कह रहे थे, हम युवा मास्टर जियान को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। ये सुनकर शिष्यों को यह महसूस नहीं हुआ कि उन लोगों द्वारा उनका अभिवादन न करने में कुछ भी गलत था। उनके जियांग शिक्सियोग न केवल पूर्वी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के बीच एक विलक्षण प्रतिभा थे, बल्कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी असाधारण रूप से प्रतिष्ठित थी। एक छोटे राजवंश द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना पूरी तरह से उचित था। जियान चुवान के बोलने से पहले ही राजवंश के एक अधिकारी ने आगे कहा, युवा मास्टर जियान, कृपया मेरे पीछे आइए। हमारे महाराज ने युवा मास्टर के आराम के लिए पहले से ही जागीर तैयार कर दी है। जियान चुवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसा कि झोउ राजा से उम्मीद की जाती है, वह वास्तव में विचारशील है। आपके लौटने के बाद कृपया उन्हें मेरा अभिवादन बताएं। आखिरकार जब आप किसी दूसरे के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो अभिवादन करना आवश्यक हो जाता है। जियान चुवान को याद आया कि झोउ राजा दूसरे बड़े के गुट का व्यक्ति था। वह दूसरा बुजुर्ग और उसके पिता दोनों ही अगले संप्रदाय प्रमुख के लिए प्रबल दावेदार थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद में रहे थे। खुलेआम और गुप्त रूप से दोनों के बीच पहले भी अनगिनत बार झगड़ा हो चुका होगा। चूंकि इस बार टीम का नेतृत्व करने का जिम्मा उन्हीं पर था, इसलिए झोउ राजा से सावधान रहना जरूरी था। कुछ ही देर बाद महान झोउ राजवंश के कई अधिकारी जियान चुवान और अन्य लोगों को पहाड़ों से घिरी एक जागीर में ले गए। प्रमुख अधिकारी ने जागीर के बाईं ओर की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ कमरे व्यवस्थित कर दिए गए हैं और किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम दाहिनी ओर वाले मकान में नहीं रुक सकते? एक कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। अधिकारी ने अपने पास खड़े अन्य लोगों से नजरें मिलाईं, फिर माफी मांगी। कुछ दिन पहले वांग परिवार के पवित्र पुत्र शहर में आए और उन्होंने विशेष रूप से यहाँ रहने का अनुरोध किया। महाराज के पास कोई विकल्प नहीं था और दबाव में उन्हें सहमत होना पड़ा। यह है युवा मास्टर जियांग, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो हमने शहर के सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां में उत्कृष्ट कमरे भी आरक्षित किए हैं। ये सुनकर जियांग चुवान की नजर उसके सामने खड़े कई महान झोउ राजवंश के अधिकारियों पर पड़ी। जियांग चुवान की निगाहें महसूस करते हुए कुछ लोग कांपने से खुद को नहीं रोक सके। किसी ने भी सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। जियांग चुवान ने अपने होठों पर ठंडी मुस्कान बिखेरी, कोई जरूरत नहीं, ये जागीर भी बुरी नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए जो जाल बिछाया था वह यही था। झोउ राजा ने वास्तव में अपने पत्ते अच्छी तरह से खेले, ये जानते हुए कि वह और वांग परिवार के पवित्र पुत्र हमेशा से ही मतभेद में रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष ने वांग परिवार के लिए पहले से ही जागीर में रहने की व्यवस्था कर दी थी और फिर उनके आने पर जिम्मेदारी से बच निकला। अपने पूर्व व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से वांग परिवार के पवित्र पुत्र के साथ ड्रैगन टाइगर लड़ाई करेगा। उस समय निश्चित रूप से हताहत होंगे और दूसरा एल्डर, जिसे अंततः लाभ होगा, इससे बड़ा सौदा करने में सक्षम होगा। जैसे ही जियांग चुवान के शब्द निकले, कई अधिकारियों की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। इस तरह उनका मिशन पूरा हो गया। इस समय वे अब वहां नहीं रुकना चाहते थे और जियांग चुवान को अलविदा कहने के बाद वे जल्दी से चले गए। जब भी वे जियांग चुवान की ठंडी मुस्कान के बारे में सोचते तो उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती।
भीड़ में मौजूद लुओ युवेई ने जब ये दृश्य देखा तो वह मन ही मन सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। अंततः यह उसकी पिछली जिंदगी की यादों से मेल खा गया। यदि जियान चुवान ने सामान्य ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं किया होता तो वही ये भी सोचती कि उसने भी उसकी तरह पुनर्जन्म का अनुभव किया है। लुओ युवेई को याद आया कि जियान चुवान सीधे वान परिवार के पवित्र पुत्र से एक महान युद्ध में भिड़ेगा जो बराबरी पर समाप्त होगा। हालांकि जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, दूसरे दिन पासी घाटी यात्रा के दौरान दूसरे पक्ष ने अभी भी जियान चुवान के लिए काफी परेशानी पैदा की। लुओ युवेई जियान चुवान को इस तरह का झटका सहते देख बहुत खुश हुआ। आप सभी अपने कमरे चुन लें और बस जाएं, जियान चुवान ने उदासीनता से कहा। बोलने के बाद वह सबसे पहले एक घर में घुसा और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। इस समय कमरे में कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी और रोशनी भी बहुत कम थी, जिससे अंदर का सामान स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव था। जियान चुवान स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। बड़े वो, मुझे आपको किसी बात से परेशान करना है। जैसे ही जियान चुवान के शब्द गिरे, एक काली छाया अचानक जियान चुवान के पीछे चुपचाप प्रकट हुई। युवा मास्टर के आदेश क्या है? काली छाया ने धीरे धीरे अपना रूप दिखाया, जिससे एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी सामने आया जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से कभी कभी गिरावट का आभास निकलता था तथा उसके मुंह से कर्कश वृद्ध आवाज निकलती थी। ये व्यक्ति वो हुआ था दाओ रक्षक जिसे जियान चुवान के पिता ने विशेष रूप से उसके पक्ष में रहने के लिए व्यवस्थित किया था। आमतौर पर एल्डर वू जियान चुवान के बुलावे के बिना प्रकट नहीं होते थे। हालांकि जियान चुवान ने उसे अपनी यादों में केवल कुछ ही बार देखा था। जियांग जियोरान ने उसे तब बताया था। इस एल्डर वू की साधना कम से कम राजा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। जियान चुवान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा रहा, पीछे मुड़ा नहीं, और कहता रहा, उन कुछ लोगों को दफनाने के लिए एक जगह खोजे जो अभी अभी चले गए हैं। बेहतर होगा कि ग्रेट झोउ के पिछवाड़े में। यद्यपि वे अधिकारी झोउ राजा के आदेश पर काम कर रहे थे, लेकिन जियान चुवान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। यदि उसे कोई कारण ढूंढना हो तो वही ये है कि वह बहुत दुखी था। एल्डर वू ने सिर हिलाया। ये बूढ़ा नौकर समझता है, लेकिन झोउ राजा के बारे में क्या? जहां तक झोउ राजा की बात है तो कोई न कोई तो उसे सिरदर्द देगा ही। जियान चुवान ने हाथ हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। एल्डर वू ने ये सुना और आगे कुछ नहीं पूछा, मुड़कर अंधेरे में गायब हो गए। एल्डर वू के जाने के 1/4 घंटे से भी कम समय बाद जियान चुवान के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जियान चुवान ने जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्री जारी की, फिर उदासीनता से कहा, अंदर आएं। जैसे ही उसके शब्द निकले, दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और वांग डाक्सियोग सम्मानपूर्ण भाव से अंदर आया। वह एक घुटने पर बैठ गया, अपना सिर नीचे कर लिया और अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए बोला, युवा मास्टर, आपके अधीनस्थ को कुछ रिपोर्ट करना है। आपका अधीनस्थ मूल रूप से यांग युवेई की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, लेकिन झोउ बिन अचानक मेरे पास आया और कहा कि वह मेरे साथ लुओ युवेई को दबाना चाहता है। आपके अधीनस्थ ने बाहरी तौर पर सहमति व्यक्त की, लेकिन उसे दूर भेजने के बाद मैं तुरंत आपको खोजने आया, युवा मास्टर। यद्यपि वांग डाक्सियोग मोटा और चर्बी से भरा हुआ था, फिर भी उसका दिमाग तेज था। पिछले कुछ दिनों में जियान चुवान ने उसे जो काम करने को कहा था, उससे ये देखना मुश्किल नहीं था कि जूनियर सिस्टर यांग के भविष्य में जियान परिवार की मैडम बनने की बहुत संभावना थी। ये सुनकर जियान चुवान के चेहरे पर एक विचारशील भाव प्रकट हुआ। झोउ बिन स्पष्ट रूप से पासी घाटी प्रशिक्षण के दौरान लुओ युवेई के खिलाफ एक चाल चलना चाहता था। यदि वह कोई जूनियर सिस्टर होती जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती और जिसकी ताकत कम होती, तो वह सचमुच सफल हो सकता था। यह अफसोस की बात थी कि लुओ युवेई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और उसके ऊपर उसने वांग डाक्सियोग को शामिल करने का विकल्प चुना, जो पूरी तरह से परेशानी को आमंत्रित करना था। फिर जियान चुवान हल्के से मुस्कुराया, चूंकि ऐसा ही है, तो तुम्हें अगले कुछ दिनों में झोउ बिन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में ज्यादा समय लगाना चाहिए। जब वह कोई कदम उठाने वाला हो तो उसे एक अच्छी दफनाने की जगह चुनने में मदद करना। ये सुनकर वांग डाक्सियोग हंस पड़ा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आपका अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। ...